बड़ा आज समय क्या पढ़ना है? आप हिंदी पढ़नी है हमें। तो बड़ा अगर उत्तराखंड के एग्जाम में अगर हमें सिलेक्शन लेना है ना, तो इसी तरह हमारे दो सब्जेक्ट हमारे बहुत मजबूत होने चाहिए है, जो आप जानते हैं। पहला कौन सा होना चाहिए है? पहला अपना उत्तराखंड होना चाहिए, जिसका बड़ा योगदान कितना है हमारा? 40% का योगदान है। मतलब आप ये समझ लो कि 40% आपका सिलेक्शन जो है वो केवल उत्तराखंड पे टिका हुआ है ना। और दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आता है कौन सा आता है आपको? वो आपका हिंदी ही आता है। ठीक है, चाहे आप कोई सा छोटा एग्जाम दो ग्रुप सी वगैरह का, चाहे आप कोई सा बड़ा एग्जाम देते हैं, तो दूसरा रोल किसका आता है? आपका हिंदी का ही आता है, जिसका 20% का योगदान आपका दिखता है आपके सिलेक्शन में। इतनी बात सबको समझ। ठीक है जी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखो व्याकरण। व्याकरण पूरा सिस्टम से कराऊंगा बट आपको व्याकरण बड़ी क्या होती है, कोई बता सकता है क्या? इसे हम कहेंगे व्याकरण, जिसमें क्या होते हैं उसके नियम लिखे होते हैं। ठीक है, एक लाइन लिखो बेटा आप, एक लाइन लिखो। लिखो जो विद्या, जो विद्या मतलब जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, जो विद्या, विद्या बेटा से लिखो। ये मैंने हलंत लगाया यहाँ पे। जो विद्या भाषा का विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, ठीक है ऐसे लिखेंगे, विश्लेषण, जो विद्या भाषा का विश्लेषण करती है। विद्या मतलब ज्ञान है ना, जो विद्या मतलब जो ज्ञान भाषा का क्या करता है? विश्लेषण करता है। ठीक है, व्याकरण कहलाता है। एक बात लिखो, वर्ण से लेकर वाक्य तक, वर्ण से लेकर वाक्य तक यह विस्तृत होता है, जिसकी संरचना वर्ण, शब्द, पदांश, पदकांश, शब्द, पदांश, शब्द, पदांश, ठीक है, पद, आगे सब बताऊंगा बेटा, सब पढ़ेंगे है ना। वर्ण, शब्द, पदांश, पद का एक अंश, और पद, और ठीक है पद, वाक्यांश और वाक्य। तो पद का पदांश होता है, वाक्य क्या होता है? वाक्यांश। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई है? ठीक है, तो आपने अभी क्या समझा? मैंने कहा व्याकरण से क्या होती है भाई, सीधी सी बेटा भाषा में क्या है? व्याकरण क्या है? वो विद्या है, वो ज्ञान है जो भाषा का बेटा क्या करता है? विश्लेषण करता है। और जो कहां से कहां तक फैला है? वर्ण से लेकर के वाक्य तक फैला हुआ है। सर किस किस रूप में इसकी संरचना दिखती है आपको? वर्ण, शब्द, पदांश, पद, वाक्यांश और वाक्य के रूप में आपको दिखेगी, जिसको मैंने शॉर्ट में लिखा वर्ण से लेकर के वाक्य तक। उसके बीच में आपकी जो चेन है वो इस तरह से है, वर्ण सबसे छोटा, फिर शब्द, फिर पदांश, उससे बड़ा पद, फिर वाक्यांश, और लास्ट में सबसे बड़ा क्या आपका? वाक्य है। यहां तक बात सब क्लियर हो सकता है? ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आप लिखो वर्ण। तब हम पहले अब हम बात पे आते हैं, वर्ण पे आते हैं। अब हम लोग कहां पे आ रहे हैं? सबसे पहले वर्ण पे आ रहे हैं, वर्ण पे हम। ठीक है, यहां तक सबको बात समझ आ रही है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो एक बार बेटा ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है ना, एक बार बस, और समझ के पढ़ लेना हर एक चीज को। हर एक चीज को बेटा क्या करना? समझ के पढ़ लेना, सीख लेना। ठीक है, और तुम्हारा बेटा इसके बाद जाकर के, जब अगर मैंने अगर आपसे बोल दिया ना कि आपकी वर्णमाला खत्म हो गई है, तो इतनी मेरी गारंटी है आपको बेटा लाइफ में दोबारा वर्णमाला कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। कितनी भी गहराई से कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, वो सारा मैं आपको पढ़ा के दूंगा। बात सब पसंद आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, इतना आप विश्वास करके पढ़ना। ठीक है बेटा, लिखो आप वर्ण। ठीक है भाई, वर्ण के बारे में हम पहले एक बात को जरा समझते हैं। वर्ण के बारे में एक बात समझते हैं। पहले हम एक बेसिक बात लिख लेते हैं जो हमारी किताब में लिखी होती है। एक बात लिख लो पहले, आप लिख लो वर्ण। ठीक है, लिखो शब्द की
या भाषा की, शब्द की या भाषा की, ठीक है, भाषा की सबसे लघुत्तम, सबसे लघुत्तम, सबसे लघुत्तम उच्चारित इकाई है बेटा। ये उच्चारित मतलब जिसको हम उच्चारण कर सकते हैं। बात आपको समझ आ रही है? सबसे लघुत्तम उच्चारित इकाई है ये, लिख लो, सबसे लघुत्तम उच्चारित इकाई है, सबसे लघुत्तम उच्चारित इकाई है। आपने मैंने एक बात समझी, मैंने आपसे बोला कि जो वर्ण है ये भाषा की क्या है, भाषा की, देखो भाषा की भी है, शब्द की भी है भाई, सबसे छोटे तक यही है, तो सभी का हुआ ना ये भाई, शब्द का भी सबसे छोटा यही हुआ, भाषा का भी छोटा यही हुआ, वाक्य का भी छोटा यही हुआ, पद का भी सबसे छोटा यही हुआ, पदांश का भी यही हुआ, वाक्यांश सबका छोटा यही है, तो सबका छोटा यही ना हुआ। अगर घर में सबसे छोटा बेटा है, वो भाइयों में सबसे छोटा हुआ, बहनों से छोटा हुआ, भाई परिवार सबसे छोटा ही हुआ ना, सबसे छोटा हुआ। अब देख समझे, तो मैंने बोला बात नहीं, भाषा क्या है, सबसे लघुत्तम, लघुत्तम क्या है, उच्चारित इकाई है, उच्चारित बेटा आपकी इकाई है, उच्चारित इकाई। एक बात आगे समझना। दूसरी बात देखो, अब बेटा हमारा जो वर्ण है, हम किसे वर्ण कहेंगे? वर्ण बेटा वास्तव में क्या है, केवल एक ध्वनि है। वर्ण बेटा वास्तव में क्या है, केवल एक ध्वनि है, क्योंकि इसका अर्थ थोड़ा होता है भाई, वर्ण कोई अर्थ है क्या, और तो कोई अर्थ नहीं है अपने आप में, जब कोई अर्थ ही नहीं है तो बेटा वर्ण क्या होती है, अपने आप में एक ध्वनि होती है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, कौन सी शर ध्वनि होगी? देखो एक बात समझो, एक बात समझो, एक बात समझो, मैंने ऐसे एक ताली बजाई बेटा, ये भी ना एक ध्वनि है, ये भी तो एक ध्वनि है, लेकिन इसे क्या हम वर्ण कह सकते हैं क्या है? इसे हम वर्ण कह सकते हैं क्या? तो सारी ध्वनियां भी वर्ण नहीं है, सारी ध्वनियां भी वर्ण। कुत्ता भौंक रहा है, और वो भी तो एक ध्वनि है बेटा अपने आप में, कुत्ता एक भौंक रहा है बेटा, वो भी तो एक ध्वनि है अपने आप में, ठीक है। कौन कह रहा लिख नहीं सकता बेटा मैं इसको, वाऊ वाऊ मैं लिख दूंगा यहाँ पे, कुत्ता के भुगता लिख के दिखाओ में यहाँ पे, कुत्ता का क्या बोल रहा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं है। फिलहाल बेटा वर्ण हम उस ध्वनि को कहेंगे जिसमें दो बातें होंगी। किस ध्वनि को हम कहेंगे? जिसमें कितनी बातें होंगी? दो बातें होंगी। नंबर एक, पहली बात, पहली बात लिखो, पहली बात ये बेटा भाषा में उच्चारित होनी चाहिए। मैं तो बोला मैंने, उच्चारित इकाई है बेटा ये, भाषा में उच्चारित होनी चाहिए, भाषा में उच्चारित होनी चाहिए, भाषा में उच्चारित होनी चाहिए, पहली बात, सबसे पहली बात किस बेटा उच्चारित होनी चाहिए? आपकी भाषा में उच्चारित होनी चाहिए। और दूसरी बात, दूसरा इसका जो बेटा दूसरी बात, ये अभिभाज्य, दूसरा लिखो, दूसरा लिखो अभिभाज्य, मतलब इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। सीधी से आप एक बात लिख लो, दूसरा ये अभिभाज्य होनी चाहिए, अविभाज्य, अविभाज्य का मतलब जो टूटे ना, जो टूटे ना, अविभाज्य होनी चाहिए मतलब जो टूटे नहीं, ठीक है, जिसे हम और आगे अब ना तोड़ सके। क्या इतनी बात सब पसंद आ गई है? ठीक है, उस ध्वनि को हम क्या बोलेंगे? वर्ण कहेंगे, ठीक है। अब जरा मेरी एक बात समझो, मैंने बोला ये बेटा एक तो भाषा में उच्चारित होनी चाहिए है, और दूसरा इसे हम तोड़ नहीं सकते, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। जरा मुझे ये बताओ, जरा मुझे यहां पे कौ क्या एक वर्ण है? कोई एक वर्ण है? नहीं है वर्ण। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें एक क्वालिटी तो है, भाषा में उच्चारित तो होती है ये, मैंने बोला कमल खिल रहा है, उच्चारित तो हो रही है, लेकिन बेटा ये आपकी अविभाज्य है, क्योंकि टूट जाएगा ये। सर किसमें टूटेगा? क में, और बेटा किसमें टूटेगा? आपका अ में टूटेगा। क्या बात सब पसंद आ रही? ठीक है, क में टूटेगा और किसमें टूटेगा? आपको ये अ में टूटेगा। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये जो है एक वर्ण नहीं है। दूसरी बात बेटा मैंने लिखा क, अब मैंने लगा दिया इसमें हलंत। अब क्या बेटा ये भाषा में उच्चारित है? बिल्कुल है।
भाई कमल में पौ तो आता है ना, लेकिन क्या अब में से और आगे तोड़ सकता हूं? क्या नहीं से आगे, अब में से और आगे नहीं तोड़ सकता हूं। ठीक है, तो बेटा इसमें ये दोनों क्वालिटियां हैं, इसका मतलब ये अपने आप में क्या है? एक वर्ण है। इतनी बात सबको समझ में? ठीक है, मैंने बेटा लिखा ओ, क्या एक वर्ण है? हर्षित, और एक वर्ण है, और एक वर्ण है क्योंकि भाषा में उच्चारित हो रहा है और इसे मैं और आगे तोड़ भी नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी क्या अपने आप में एक वर्ण है। ठीक है, अब बेटा मैंने लिखा बेटा आपका बड़ी, बड़ी मैंने लिखा, या मैं यहां पे आ भी लिख सकता हूं। ठीक है, ये एक वर्ण है या नहीं है? ये एक वर्ण है या नहीं? मतलब आदि कह रहे हैं ये वर्ण आदि क्यों है बेटा? ये दोनों में तो क्या ये आगे टूटेगा नहीं क्या? ये आगे टूट सकता है, लेकिन बेटा ये फिर भी क्या अपने आप में एक वर्ण है। क्यों? क्योंकि सभी स्वर बेटे क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। बात सबके उल्टी है, याद रखना, ये ई प्लस ई में ये टूट सकता है, लेकिन फिर भी क्या है? अपने आप में एक वर्ण है, वर्ण है, क्योंकि लिख लेना, क्योंकि सभी स्वर वर्ण होते हैं। लिख लो, क्योंकि सभी स्वर वर्ण होते हैं। क्योंकि सभी स्वर बेटे क्या होते हैं? अपने आप में वर्ण होते हैं। आप एक बात ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, हो गया है। अब देखो, और देखो भाई, तो इसका कोई मतलब नहीं है बेटे ये तो वर्ण नहीं है, ये भी वर्ण, ये अपना वर्ण है, ये वर्ण है, ये अपने आप में वर्ण है। ठीक है, तो देखो वर्ण बेटे है एक्चुअली में क्या कहा आपसे? क्या है? ये ध्वनिया है। जो क्या होनी चाहिए? कितनी क्वालिटी होनी चाहिए उसमें? दो। एक उच्चारित होनी चाहिए भाषा में, भाषा में कौन सी भाषा? मानव मुख से निकलने वाली भाषा। तो तभी अपनी भाषा में बात करता है, वो अलग बात है। चिड़िया अपने भाषा में बात करती है, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन हम जिस भाषा की बात कर रहे हैं वो मानव के मुख से निकलने वाली भाषा, उसमें मेरा प्रयोग होना चाहिए। और अब बात यह देखो, ऐसे वर्ण जो भाषा में उच्चारित हो और अविभाज्य हो, ऐसे वर्णों को ही बेटा हम बोलते हैं लिपि चिन्ह। इन्हें हम क्या बोलते हैं? लिपि चिन्ह। तो भाषा जो है बेटे किसमें होती है? लिपि चिन्हों में। इतनी बात सबको समझ आ रही? ठीक है, एक बात आप लिख लो, एक बात लिखो वर्णों के लिखित रूप को, लिखो वर्णों के लिखित रूप को, वर्णों के लिखित रूप को, वर्णों के लिखित रूप को, ठीक है, क्या लिखा आपने? वर्णों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं, लिपि चिन्ह कहते हैं। ऐसे लिखो, लिपि चिन्ह कहते हैं। वर्णों के लिखित रूप को हम क्या बोलते हैं? लिपि चिन्ह कहते हैं। ठीक है, लिपि चिन्ह कहते हैं। हो गया है। वर्णों के बेटा लिखित रूप हम क्या बोल रहे हैं? वर्णों के लिखित रूप हम क्या बोलते हैं? लिपि चिन्ह कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं लिपि चिन्हों को अक्षर कहा जाता है। बात सबको समझ आ रही? ठीक है, और इन्हीं लिपि चिन्हों को हम क्या बोलते हैं? अक्षर। इन्हीं लिपि चिन्हों को अक्षर कहा जाता है। एक बात आप ये भी याद रखना। ठीक है, इन्हीं लिपि चिन्हों को हम क्या बोलेंगे? अक्षर कहेंगे, अक्षर। बहुत अच्छी बात है। अगर ये बात आपको अगर समझ में आ गई है तो फिर बेटा आपको ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, इन्हीं लिपि चिन्हों को हम क्या बोलेंगे? अक्षर कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जरा बेटा एक हेडिंग लिखो, अक्षर। एक लाइन लिखो, अक्षर। सॉरी, अक्षर क्या है? आप अक्षर क्या होता है लिखो। अक्षर की जो परिभाषा है बेटा वो होती है नौक्षरति इति अक्षरः। लिखूंगा, लिखो, नौक्षरति, नौक्षरति इति अक्षरः। बात आपको समझ आएगी है? क्या लिखा आपने?
नौ छरति इति अक्षर है। सर मतलब क्या है? नौ छरति का मतलब बेटा क्या होता है? टूटना, क्षय होना या विखंडित होना। इति अक्षर है जो विखंडित नहीं होता है, उसे बेटा हम क्या बोलते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या इतनी बात सबको समझ आ रही? ठीक है, तो इसका बेटा मतलब क्या हो गया है? जो नहीं बेटा आपका टूटता है वही अक्षर है, और वही बेटा क्या आपका वर्ण है, और वही क्या है? लिपि चिन्ह है। बात सबको समझ आ रही? ठीक है, तो इसका मतलब वर्ण, लिपि चिन्ह और अक्षर, ये तीनों बेटे क्या होते हैं? अपने आप में एक ही होते हैं। इतनी बात सबको समझ आ गई है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आगे हम एक बात इसमें और लिख लेते हैं। हो गया है, एक बात आप लिख लो। क्या लिखा पे? अक्षर में क्या लिखा पे? नौ छरति इति अक्षर है। इसका सीधा बेटा मतलब है जो और आगे नहीं टूटता है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, जो और आगे आपका नहीं टूटता है वो आपका अक्षर है। अब एक बात लिखो, एक बात, एक लाइन छोड़ के लिखो। एक बात लिखो, साक्षर, एक शब्द लिखो, साक्षर और निरक्षर। साक्षर, निरक्षर और अक्षर। निरक्षर और अक्षर। देखो, साक्षर, निरक्षर और अक्षर लिखो। साक्षर, निरक्षर, अक्षर ज्ञान शब्द, ठीक है, साक्षर, निरक्षर, अक्षर, ज्ञान मतलब एक शब्द और लिखा रहा हूं मैं आपने, ज्ञान। चार शब्द आपको दिख रहे हैं, बताने जा रहा हूं ये अक्षर हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप लिखा साक्षर, निरक्षर, अक्षर, ज्ञान। लिखो, क्या लिखा आपने? ज्ञान शब्द वर्णों के लिखित रूप के बारे में ही, शब्द वर्णों के लिखित रूप के बारे में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, वर्णों के लिखित रूप के बारे में ही प्रयोग में लाए जाते हैं। आगे लिखो, वर्ण भाषा में, वर्ण भाषा में प्रयुक्त, वर्ण भाषा में प्रयुक्त, वर्ण भाषा प्रयुक्त ध्वनि। देखो, भाषा में प्रयुक्त ध्वनि का भी बेटा क्या है? ये सबसे लघुत्तम रूप है। ठीक है, देखो हम बेटा जो भी हम बात बोलते हैं, जो भी हम बात बोलते हैं, अपने आप में ध्वनि तो निकलती है। भाई मैंने बोला कमल एक अच्छा फूल है, तो अपने आप में क्या है? अपने आप में पूरी क्या है कि ध्वनि है। तो जैसे वर्ण भाषा का बेटा सबसे छोटा क्या है? आपका सबसे छोटी इकाई है। ऐसे ही ध्वनि में बेटा क्या है? अपने आप में सबसे छोटी इकाई के रूप में ही हम एक बार आप लिखो। क्या लिखा आपने? ठीक है, लिखो, वर्ण भाषा में प्रयुक्त ध्वनि का लघुत्तम रूप होता है। वर्ण भाषा में प्रयुक्त, वर्ण भाषा में प्रयुक्त ध्वनि का लघुत्तम रूप होता है। देखो यहां से बेटा कभी कभार आपसे ऐसे क्वेश्चन एक आपको ऐसे फंसा देता है। ठीक है, देखो मैंने आपको बेटा, आपने एक लाइन पे लिखी थी लास्ट में, वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या लिखा पे? वर्ण भाषा प्रयुक्त ध्वनि का भी बेटा क्या है? सबसे लघुत्तम रूप है। इसका मतलब भाषा में हम जितनी भी ध्वनियां प्रयोग करते हैं, सबसे छोटी ध्वनि बेटे क्या अपने आप में? वर्ण ही है। बात सबको समझ ठीक है? इसका मतलब बेटा ओवरऑल कभी अगर आपके ऑप्शन ऐसा आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन दो ध्वनि, तब बेटा मैं क्या बोलूंगा? सबसे बेटा छोटी इकाई क्या अपने आप में? वर्ण है। इतना सबके लिए ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, लिखो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है?
भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन दो क्या लिखा आपने? ऑप्शन दो लिखो ध्वनि, ऑप्शन दो लिखो ध्वनि। देखो, अगर इसमें ऑप्शन तीन अगर अक्षर लिखा हो, अक्षर, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया बेटा, अक्षर और वर्ण दोनों क्या है? एक ही है। इसलिए ये दो ऑप्शन अब कभी भी आपको एक साथ में नहीं दिखेंगे। कभी देखा किसी ने क्या आज तक? नहीं देखा होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, तीसरा लिखो शब्द, शब्द। चौथा लिख लो वाक्य। ये तो आपको पता ही है बेटा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण है, ध्वनि नहीं है। हाँ, मैंने आपको बता दिया है कि वर्ण भाषा में प्रयुक्त ध्वनि का बेटा क्या है? ये लघुत्तम रूप है। इतनी बात सबके लिए रेडी है? ठीक है, हो गया है। एक बात लिखो, ठीक है, वर्ण बेटा क्या है आपकी? भाषा में प्रयुक्त ध्वनि का क्या है? भाषा में प्रयुक्त ध्वनि क्या है? ये सबसे छोटा रूप है जिसे हम बेटा और विभाजित हम नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ना तो बेटा ये वर्ण विभाजित होगा, ना तो अपने आप में ध्वनि जो है बेटा आपकी विभाजित होगी। इतनी बात सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही है? कौन सी ध्वनि? हम ये वर्ण और ध्वनि की बात कर रहे हैं। मतलब क्या बात हो रही है? तो ये वर्ण और ध्वनि तो अलग अलग बात कर रहा हूं मैं? नहीं बेटा, मैंने बोला क, ये वर्ण मैंने लिखा और मैंने मुंह से निकली वह ध्वनि, तो क लिख दिया तो सबसे छोटी इकाई होगी भाषा की क। मैंने बोल दिया तो बेटा ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लिखने में बेटा वर्ण आ गया, बोलने में ध्वनि आ गई। बात सब पसंद आई? ठीक है, लेकिन बात में जो आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे ही बोल रहा हूं, तो देखो बारीकियां है। ठीक है, ये बेटा क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। लेकिन अगर बेटा बोलते हैं बे सबसे छोटी ध्वनि कौन सी है, तो यही ना है। मैं बोलूंगा बेटा, मैं बोलूंगा कमल, या मैं बोलूंगा कमल एक अच्छा फूल है, तो सबसे छोटा बेटा इसमें क्या आपका? यही क तो सबसे छोटा है इसमें। इतनी बात सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो बेटा चाहे मैं ये बोल दूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या आपकी? क्या है आपका? वर्ण है बोलूं, या बेटा मैं बोलूं कि भाषा में जो बेटा आपकी वर्ण है, सबसे बड़ा छोटी ध्वनि क्या है आपकी? वर्ण है। सबसे भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या है? वर्ण है। भाषा की छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। एक बात आप लिख लो इसको, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और भाषा की सबसे छोटी ध्वनि भी क्या है? वर्ण है। बस इतनी बात है। ठीक है, हाँ, दूसरा लिखो, वर्ण जो है भाषा में प्रयुक्त ध्वनि की सबसे छोटी इकाई भी है, जो मैंने अभी आपको ऊपर लिखाया था। क्या यहां तक की बातचीत आपको सबको समझ आ गई है? ठीक है, आपने बेटा लिखा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। दूसरा लिखो, वर्ण भाषा में प्रयुक्त ध्वनि की भी सबसे छोटी इकाई है। थोड़ी और बेसिक बातें जानते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट क्लास में वर्ण और अक्षर ये दो बातें मैंने आपको समझा दी थी। अब हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं। ठीक है, एक बात लिखो, हिंदी में कुल 4 वर्ण होते हैं। हिंदी में वर्ण ऐसे सीधे लिखो, देखो, हिंदी में वर्ण, हिंदी में वर्ण की हम बात करते हैं, हिंदी वर्ण। तो हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में आपकी जो वर्ण है वो 4 होते हैं। हिंदी में आपके 4 वर्ण होते हैं। तो बता सकते हैं कि इनमें 4 वर्ण कौन से होते हैं? स्वरवर्ण, अनुनासिक, और कौन सा होता है? ठीक है बेटा, लिखो, हिंदी में आपके होते हैं 4 वर्ण। 4 वर्ण होते हैं, 4 वर्ण होते हैं, 4। सबसे पहला वर्ण होता है आपका स्वर, सबसे पहला आपका स्वर वर्ण होता है। दूसरा आपका है व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण आपका है दूसरा, व्यंजन वर्ण। तीसरा लिखो अनुस्वार, अनुस्वार आपका वर्ण है तीसरा।
अनुस्वार, और चौथा वर्ण होता है आपका विसर्ग। चौथा वर्ण कौन सा होता है? विसर्ग। अनुस्वार कौन सा है? ये तो वही वाला ना, ये इसके ऊपर ये वाला, ये। और ये विसर्ग बेटा कौन सा है? पीछे बिंदी वाला विसर्ग। कौन सा वाला है ये तो ये वाला हो गया। और ये कौन सा है? ये वाला है ना, ये वाला है। क्या बात सबको समझ आ रही है? ठीक है। तो बेटा हिंदी में कुल मिलाकर के आपके 4 वर्ण होते हैं, मैंने आपको बताया। कौन कौन से 4 वर्ण होते हैं? स्वर, दूसरे व्यंजन, तीसरे अनुस्वार, चौथे आपके विसर्ग होते हैं। ठीक है, पहली बात करते हैं। देखो, पहली बात लिखो, हिंदी के स्वर। एक परिचय कर रहे पहले हम, ताकि हम आगे हमें बेहतर समझ में आए चीजें। स्वर, हिंदी के स्वर। हिंदी के हम पहले स्वरों की बात करते हैं। ठीक है, कोई है ऐसा बेटा जो बता सकता है कि हिंदी के स्वर कितने होते हैं? कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से स्वर होते बेटा हिंदी की? 11। ओ, आगत वाला आ इसमें आ जाता है। ठीक है, ओ आ लिख लो बराबर से। ओ आ होगा कि नहीं होगा? ये वाला भैया तो होगा ही होगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा यहां इसके पीछे? आगत वाला। हिंदी के, मैंने इसलिए कि हिंदी के देखो, संस्कृत वाला होता तो री आ जाता, री यहां से गायब हो जाता है। ये हिंदी वाला है, हिंदी की बात हम कर रहे हैं। बात सबको समझना? ठीक है, ओ आ, फिर ये आपका आगत वाला, फिर लिखो ई ई ई ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। री नहीं आता इसमें। हिंदी के स्वरों में री नहीं आता है। बात सबको समझ में आ रही? ठीक है, ऊ, फिर क्या जाएगा आपका? ए आई और औ। ये आपके हैं स्वर। क्या इसके पीछे में अंक और अह भी लिख दो? नहीं, क्यों? वो तो अलग है ना। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, हम केवल अभी स्वरों की बात कर रहे हैं। तो स्वरों में इसमें अंक और थोड़ा ना आएगा, वो तो आपका अनुस्वार और विसर्ग है। इतनी बात सब पसंद आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो बेटा इनकी संख्या कुल कितनी हो गई है? कितने दिख रहे आपको? ये 11। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती थी? संस्कृत में भी 11 ही होती है, लेकिन बेटा वहां पे आपका ये आ ना हो करके, वहां पे यहां पे एक शब्द, यहां पे ओ आ, छोटी बड़ी, छोटा और बड़ा, यहां बेटा क्या आ जाता है आपका? री आ जाता है। बात सबको समझ आ रही? ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपका पेपर संस्कृत का नहीं है, आपका पेपर है हिंदी का। पेपर आपका काहे का देते हो? आप हिंदी का पेपर आप देते हो, तो स्वरों की संख्या तो बेटा 11 ही है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आया आपका, एक क्वेश्चन यहां पे लिखने हैं। लिखो क्वेश्चन, ठीक है, लिखो, निम्न में से कौन एक स्वर नहीं है? निम्न में से कौन एक स्वर नहीं है? निम्न में कौन एक स्वर नहीं है? एक स्वर नहीं है, कौन एक स्वर नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए बेटा आपका है, लिख लो, और ऑप्शन बी आपका है आ, कौन एक स्वर नहीं है। ऑप्शन सी आपका है री। ऑप्शन डी बेटा आपका है आ। ऑप्शन डी आपका है आ। आपको बताना है इसमें से कौन स्वर नहीं है। कौन बेटा स्वर नहीं है इसमें से आपका? जाहिर सी बात है, इसमें आपका री जो है वो एक स्वर नहीं है। री एक स्वर नहीं है। आप देखो एक बात समझो, अगर बेटा यहां पे ये लिख दें, निम्न में से कौन एक हिंदी का स्वर नहीं है, तब भी आंसर क्या है? आ। कौन बोल रहे? हिंदी का स्वर नहीं है, री। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन एक संस्कृत का स्वर नहीं है, संस्कृत का नहीं है, फिर बेटा कौन सा नहीं है आपका? आ संस्कृत का नहीं है, आ किसका है? हिंदी का है। आप ही याद रखना, इतनी बात सब क्लियर ठीक है। यहां से बेटा आपका एक ही प्रश्न बनता है और वो यही वाला बनता है। क्लियर हो गया? ठीक है, जब भी बनेगा गलत मत करना, याद रखना। इसका बेटा ऑलवेज आंसर क्या मिलेगा आपको?
कौन एक स्वर नहीं है तो बेटा कौन सा नहीं है, री नहीं है, और ये वाला बेटा क्या है, इसमें एक स्वर है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब हमने पहली बात कर ली है, स्वरों पर हमने बात करी। अब जरा हम दूसरी एक बात करते हैं। लिखो हिंदी के व्यंजन, हिंदी के व्यंजनों की बात कर रहे हैं। देखो हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हालांकि तुलनात्मक आपको बता रहा हूं कि संस्कृत में कैसा होता है, लेकिन हम बेटा पढ़ क्या कर रहे हैं, हम हिंदी का पढ़ रहे हैं, याद रखना। दूसरा लिखो हिंदी के व्यंजनों की हम बात कर रहे हैं। मैंने बेटा आपको समझाया कि जो हमारे वर्ण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आपसे कोई कभी सीधे पूछ लेगा निम्न में से बेटा कौन एक वर्ण का प्रकार नहीं है, तो वर्ण कितने होते हैं हमारे, 4। कौन कौन से होते हैं, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग, 4 वर्ण होते हैं, और कोई नहीं होते वर्ण, यही 4 होते हैं, बाकी सब इनके अंदर होते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं। लिखो हिंदी के व्यंजन की बात करते हैं। आप हिंदी के बेटा हम लिखो हिंदी के व्यंजन की हम बात करते हैं। हिंदी के व्यंजनों की हम बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हिंदी के व्यंजन। अब जब बेटा मुझे हिंदी के व्यंजन पढ़ने हैं, दो व्यंजन हमारे कई तरह के हम पढ़ेंगे, लेकिन अब हम सबसे इसमें हम इसी को थोड़ा तोड़ के पढ़ते हैं। नंबर 1 पे हम लिखेंगे, नंबर 1 पे लिखो संस्कृत के व्यंजन, मतलब इसी के अंदर हम देख रहे हैं, अभी समझाता हूं, चिंता करने का नहीं है। संस्कृत व्यंजन, ताकि हमें चीजें बेहतर समझ में आए। संस्कृत व्यंजन, ठीक है, संस्कृत व्यंजन क्या होते हैं, इसके नीचे लिखने का है यहां पे। ठीक है भाई, संस्कृत व्यंजन लिखो, पहला कौन सा होता है आपका, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं यहां पे, वरना आपको दिक्कत आएगी दिखने में। ठीक है, हम बेटा क्या कर रहे हैं, अभी हम संस्कृत के क्या देख रहे हैं, व्यंजन हम देख रहे हैं। ठीक है, हिंदी के अंदर ही बता रहा हूं, क, ख, ग, घ और अंग। दूसरा लिखो इसके नीचे चौ, छो, जो, तो लिखने तो आती होंगे बेटा, तो वेट क्या कर रहे हो बेटा, लिखो फटाफट से, तो लिखने तो आते होंगे तुम्हें। ठीक है, लिखो इसके नीचे, लिखो चौ, छो, जो, य, तो, ठो, डो, ढोण। हिमालय तो नहीं आता नहीं, इससे आगे लिखो तो, ठो, डो, ढोण, तो, ठो, दो, ढो, अणो। लिखने में दिक्कत हो ही जाती है यहां पे। ठीक है, अणो, तो, थो, दो, धो, नो, तो, थो, दो, धो, नो, पो, फो, मो, लिख लो, पो, फो, बो, भो, मो, पो, फो, बो, भो, मो, यो, रो, लो, वो। ठीक है, यहां पर ध्यान रखें, देखो तालव्य श ये होता है, मूर्धन्य श ये होता है, दंत स ये होता है, और ये होता है आपका हो, दंत स और हो, यहां थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो, संस्कृत के हम व्यंजन की बात कर रहे हैं। संस्कृत के व्यंजन, हेडिंग मैंने इसके ऊपर से क्या लिखी थी, हिंदी के व्यंजन, हिंदी के व्यंजन, हेडिंग मैंने ये लिखी थी, उसके अंदर मैंने 1 नंबर बताया आपको संस्कृत के व्यंजन। कितने दिख रहे हैं बेटा आपको, ये आपको 33 आपको दिख रहे हैं, तो ये आपके हैं 33, ये आपके 33 है। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ क्या ये सब व्यंजन है, क्या सब व्यंजन है बेटा, ये क्या सब व्यंजन है, ये व्यंजन क्या है मुझे ये बताओ पहले, व्यंजन क्या है। धन्यवाद आपका। व्यंजन क्या, अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया, व्यंजन कहां मैंने रखे थे, व्यंजन क्या थे, व्यंजन अक्षर हैं, व्यंजन क्या है, वर्ण है। भैया मैंने आपको ये बताया, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। भैया आपके स्वर वर्ण है, दूसरे व्यंजन वर्ण है, तीसरे आपके विसर्ग है, और ये अनुस्वार है।
तो व्यंजन क्या है? तो भाई व्यंजन क्या है आपके? वर्ण है कि नहीं है? तो ये आपको वर्ण दिख रहे हैं, वर्ण आपको दिख रहे हैं, ये कैसे दिख रहे हैं? वर्ण क्या होते हैं बता दो? वर्ण क्या होते हैं मैंने बताया आपको? वर्ण क्या होते हैं? अविभाज्य हो। ये अविभाज्य है कि नहीं है? ये अविभाज्य है कि नहीं है? अविभाज्य नहीं है, पूछे ये अविभाज्य है क्यों? बोला भाई ये अविभाज्य है या नहीं है? अविभाज्य है या नहीं है ये? ठीक है कमलेश, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, इधर क्या बात कर रहे हो? इधर मैं पढ़ा रहा हूं, कौन पढ़ा रहा है? ठीक है, मैंने आपसे बोला कि स्वर जो है सॉरी व्यंजन जो है वो एक वर्ण है, और वर्ण क्या होते हैं? जो विभाजित नहीं होते हैं। लेकिन बेटा ये आपके विभाजित है या नहीं है? है ना? तो इनको विभाजित नहीं हो ऐसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? क्या करना पड़ेगा? इनमें स्वर हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा स्वर? हलंत लगाना पड़ेगा। ये कोई व्यंजन नहीं है बेटा। ये व्यंजन कब बनेंगे? जब हम इनके नीचे क्या लगाएंगे? हलंत लगाएं, अब व्यंजन बने ही है। क्या आपके पास समझ आ रही है? क्योंकि व्यंजन क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। और वर्ण कब बनेंगे? जब बेटा इनके नीचे हम क्या लगाएंगे? हलंत लगाएंगे। ठीक है, तो फिर लगाओ सबके नीचे हलंत। जगह ही नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, पेज फाड़ के अगली पेज में लिखो। बात सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, ऐसे कहां चिपका के लिख दिया बेटा तुमने? ऐसे है जगह ऐसे कैसे नहीं बनी तुम्हारी? ठीक है, अब बन गए हैं ये। अब बेटे क्या है आपके? अब क्या है सब? ये आप सब आपके व्यंजन हैं। इतनी बात सब क्लियर हो रही है? ठीक है, ये है आपके संस्कृत के व्यंजन। अब सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर पे हम आते हैं। सेकंड नंबर पे लिखो हिंदी के व्यंजन। अब आते हैं हिंदी के व्यंजन। हिंदी के व्यंजन देखो, कंफ्यूज होने का नहीं है। ये बेटा कुछ ऐसी बात है जिसमें मैंने आपको स्वरों बताया। बेटा मैंने स्वर में क्या बताया आपको? कि भाई आपके जो स्वर है, हिंदी के स्वर में आपको लिखा है कौन से वाले? ओ आ, ठीक है, ये बीच में आपका ये वाला आ भी आ गया था, ये आपके हिंदी है। ठीक है, क्या इसमें संस्कृत की नहीं है क्या? ये सब तो संस्कृत की है ना। हिंदी का तो एक ही था इसमें। ठीक है, तो बेटा सबको मिला के मैंने क्या बोला बाद में? हिंदी का बोला। सबको मिला के बाद में हिंदी का बोला ना मैंने। तो भाई ऐसे यार इसमें भी तो होगा भाई। इस हिंदी के व्यंजन की बात करेंगे तो उसमें ये संस्कृत वाले तो रहेंगे। हिंदी के नहीं जाएंगे उनको देखेंगे, और कौन हटेंगे उनको देखेंगे। भाई यहां भी तो हमने क्या देखा? री को हटाया और हम आ को लेकर के आए यहां पे। ऐसे यहां भी देखेंगे। तो हिंदी के अंदर बेटा सबसे पहले कौन से होंगे आपके? ये वाले होंगे, मतलब संस्कृत वाले होंगे पहले आपके। ठीक है, कितनी संख्या इनकी? 31 संख्या, मतलब 33 है। अब देखो हिंदी के व्यंजन की बात करते हैं। लिखो 1 नंबर पर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसमें देखो हिंदी के व्यंजनों में ए, मैं दोबारा में लिख रहा हूं ए नंबर 1 पे। ठीक है, 2 बेटा इसमें आपके होते हैं द्विगुण व्यंजन जो हिंदी के हैं। ये संस्कृत के नहीं थे, संस्कृत के नहीं थे, हिंदी के थे। बात सबको समझ आ रही? ठीक है सर, कौन कौन से हैं 2 आपके? आगे हम द्विगुण द्विगुण से आगे लिखेंगे, अभी आप सीधा लिखो। ये बेटा आपका एक हिंदी का है। देखो यहां लगा हुआ हलंत नहीं है, यहां हलंत लगा हुआ है। ये एक वर्ण है लेकिन यहां हलंत नहीं। बात सबको समझ आ रही है? इसके नीचे बेटा क्या लगी? आपकी बिंदी लगी हुई है, आप याद रखना, ये बिंदी लगी हुई है। ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा आपका? ये वाला। सर कितने हो गए हैं? 2 आपके ये हो गए हैं। इन्हें हम द्विगुण कहते हैं, आगे जाके पढ़ाऊंगा। इतनी बात सबको समझ आ रही? ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? द्विगुण कहेंगे, याद रखना। अब देखो इसके अलावा बी, मैं एक और लिख रहा हूं बी। हिंदी में बेटा कुछ आपके नए महाप्राण भी आ गए हैं। कुछ नए क्या आ गए हैं आपके? महाप्राण आ गए हैं। महाप्राण, नए महाप्राण है। सर कितने हैं ये? 4। सर कौन कौन से होते हैं? लिखो नंबर 1 पे लिखो जो नए आपके आ गए हैं। लिखो 9, आधा 9 और यह हो। ठीक है, जब हम लिखते हैं क्या? कान्हा। हम बेटे क्या लिखते हैं? हम कान्हा लिखते हैं। ये आपका कान, हां, ये नहीं है, इसका उच्चारण ये नहीं है। ये इसका उच्चारण है आपका का
नहा, ये उच्चारण है इसका। महाप्राण का मतलब क्या है? हवा फेफड़ों से ज्यादा निकले। जब हम ये बोलेंगे कान्हा, तो बेटा फेफड़ों से ज्यादा हवा नहीं निकलेगी, लेकिन हम का नहा बोलेंगे तब बेटा फेफड़ों से क्या होगी? ज्यादा हवा निकलेगी। इसमें हम अभी आगे बात करेंगे महाप्राणों में, ठीक है। लेकिन ये बेटा क्या अपने आप में एक हिंदी का नया व्यंजन है। आपसे बेटा अभी क्वेश्चन लिखाऊंगा आपको, इनमें से कौन एक व्यंजन नहीं है, आपको ध्यान रखना है। नहा बेटा क्या अपने आप में एक व्यंजन है, और कौन सा व्यंजन है? महाप्राण। इसमें आगे बात करेंगे, ठीक है। दूसरा नहा, दूसरा लिखो मोह, आधा मोह और हो, ये हिंदी का एक नया महाप्राण है, मोह। मोह। तीसरा लिखो रोह, रोह। हाँ बेटा, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। लिखो रोह, आधा रो और हो। ये क्यों नहीं आएंगे बेटा? फिर तो बेटा आपके हिंदी में व्यंजनों की संख्या इतनी नहीं रहेगी, 5-6 ये। हाँ बिल्कुल, ये भी चाहिए, अभी तो बताया ना आपको। ये जिसमें आपको अभी हिंदी के स्वर लिखा है, तो क्या ये संस्कृत वाले नहीं आए क्या? संस्कृत वाले स्वर भी तो आए ना हिंदी में, बस एक हमने एक्स्ट्रा ऐड किया, हमने बड़े 11 ही हैं। ऐसे ही हिंदी के व्यंजनों में ये तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से आएंगे हिंदी में, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये 33 तो आएंगे आएंगे, और सर कौन से आएंगे? 2 तो आपके द्विगुण आएंगे, और आपके 4 बेटे कहेंगे आपकी ये महाप्राण आएंगे। नहीं, आधा र और हो। बेटा अगर लिखो, अगर आप लिखो आधा लो और हो, आधा लो और हो, ठीक है। जिसे हम लिखते हैं कुल्हाड़ी, ठीक है। ये बेटा आपके क्या है? कु आधा लो और हो, ये महाप्राण व्यंजन है। इतनी बात सबको समझ आ रही? ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, इसका हम थोड़ी आगे बात करेंगे। तो हिंदी के व्यंजनों में कितने हो गए अभी? फिर आप दिखाओ कितने हो गए अभी? 33 तो ये थे, 2 बेटा आपकी ये हो गए, नहीं हो गए? हो गए, नहीं हो गए हैं? और ये कितने हो गए? और भाई 4 आपकी हो गए हैं। कितने हो गए सर? ये कितने हो गए आपके अभी? अब बेटा आपके 39 हो गए हैं। हो गए, नहीं हो गए 13? सर क्या इतने ही होते हैं? नहीं, और भी होते हैं। आगे हम बात करते हैं बेटा। अगला लिखो, देखो ए, बी और सी। थर्ड नंबर पे, तीसरे बेटे नंबर पे जो हिंदी के नए वर्ण जुड़ गए हैं, इन्हें बोलते हैं गृहीत वर्ण। इन्हें क्या बोलते हैं? गृहीत वर्ण कहते हैं। गृहीत लिखो बेटा, इसके नीचे लिखा पे गृहीत वर्ण। गृहीत वर्ण यहां पर आपको लिखना है गृहीत वर्ण। गृहीत वर्ण आपको नीचे लिखना है, मैं यहां लिख रहा हूं। गृहीत बेटा आपके वर्ण है, लिख लो। गृहीत वर्ण की बात करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। सर गृहीत वर्ण कौन से हैं? जो हमने बाहर की भाषाओं से हमने ग्रहण कर रखे हैं, उन्हें बेटा हम क्या बोलते हैं? गृहीत वर्ण कहते हैं, जो हमने बाहर से ले रखे हैं। इतनी बात सबको समझना ठीक है। सर कौन कौन से होते हैं? लिखेंगे यहां पे। गृहीत बेटा वर्णों की संख्या कुल है 5। गृहीत वर्ण कितने होते हैं? 5। कंफ्यूज नहीं करना, दिमाग में हर चीज बेटा आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहां पे ये या फिर ये, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए है। दिमाग में हर चीज बेटा क्या होनी चाहिए? आपकी क्लियर होनी चाहिए। गृहीत वर्ण कितने होते हैं? 5। इन 5 को हम 2 भागों में तोड़ देते हैं। इन 5 को हम क्या करते हैं? 2 भागों में हम बेटा तोड़ देते हैं। याद रखना, इन 5 को हम 2 भागों में तोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें से 3 और हम 2 में तोड़ते हैं। 3 और 2 में 3 बेटा इसमें जो होते हैं, ये होते हैं अरबी फारसी के। 3 बेटा किसके होते हैं? ये अरबी, और ये होते हैं फारसी के। फारसी के। आप कोई बोलेगा सर कि अरबी के कि फारसी के हैं? ये दोनों के हैं, क्योंकि ये अरबी में भी प्रयुक्त होते हैं और फारसी में भी प्रयुक्त होते हैं। बात सबके लिए ठीक है। अरबी के भी हैं और फारसी के भी हैं। सर कौन कौन से हैं अरबी और फारसी के? इसके नीचे हम 3 वर्ण लिखेंगे। पहला वर्ड लिखो क, लेकिन क से कौन सा वाला? क कौन सा वाला? नुक्ता वाला। नुक्ता वाला आपका क,
ठीक है, नुक्त वाला को जब हम लिखते हैं करीब, करीब हम क्या लिखते हैं, करीब, करीब ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरा दूसरा ऐसे लिखो ख गो, एक एक शब्द में आपको लिखाता हूं, ख से बेटा हम लिखते हैं खत, खत। ठीक है, नुक्ता के साथ बोला जाएगा गो, जैसे हम बोलते हैं बेटा गम, ये गम है। जैसे हम गमला बोलते हैं, गमला, गमला बोलने में और गम बोलने में फर्क है। बात सबको समझ नहीं आ रही? ठीक है, ये बेटा किसका अंतर, किस बात का है, नुक्ता का। ठीक है, तो बेटा ये आपके दो अरबी फारसी के हैं, मतलब ये अरबी में प्रयुक्त होते हैं और फारसी में प्रयुक्त होते हैं, तीन वर्ण। अब बेटा दो आपके लिखो, दो, ये जो दो हैं, ये जो दो हैं, ये अरबी, फारसी और अंग्रेजी के हैं। मतलब ये अरबी में प्रयुक्त होते हैं, फारसी में भी प्रयुक्त होते हैं और अंग्रेजी में भी ये प्रयुक्त होते हैं। लिख लो अरबी, फारसी, अंग्रेजी। अरबी, अरबी, फारसी, फारसी, अरबी, फारसी और अंग्रेजी। ठीक है सर, कितने होते हैं? दो। कौन कौन से दो हैं? लिख लो नंबर एक पे, जौ और फो। ठीक है, जमीन और फायदा वाला जो होता है, जौ नुक्ता वाला हम लिखते हैं जमीन, ये जमीन है ना। ये बेटे क्या आपका, ये आपका जौ से जग वाला नहीं है, ये जौ से जमीन वाला है। ये इतनी बात सब पसंद आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, जैसे हम बोलते हैं जिंदगी, है ना, जिंदगी नहीं है, जिंदगी है, जिंदगी। इतनी बात सब पसंद आ रही है? ठीक है, तो भाई हम लोग पहाड़ी हैं बेटा, हम इतना ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन जैसे हमको पढ़ाने के लिए बता रहे हैं, नॉर्मल बातों में ये थोड़ा कर पाते हैं हम। इतनी बात सब पसंद आ रही है? पहाड़ी कैसे बोलते बोलो दो, जिंदगी कोई बोलता है क्या? नहीं बोलते ना, जब तक नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलो फो, फो। ठीक है बेटा, लिखो फो, फो से लिखो फायदा। ठीक है, फायदा। ठीक है, फायदा, है ना। ठीक है, इनका बेटा बहुत सही उच्चारण जो है ना, सही उच्चारण उर्दू भाषा में ज्यादा सही से उच्चारण किया जाता है इनका। इसीलिए जो बेटा आपके सूफी सिंगर होते हैं, जैसे आपका राहत फतेह अली खान है, अमानत अली है ना, नुसरत फतेह अली खान है, तो इस तरह के बेटा जो सूफी सिंगर होते हैं ना, सूफी सिंगर, वो ज्यादा सही उच्चारण बेटा करते हैं वर्णों का। इतनी बात आपको समझ आ रही है? ठीक है, चलो फिलहाल कोई बात नहीं है। आपको मेरे ख्याल से ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि कौन अंग्रेजी कौन फारसी। हाँ, इतना जरूर है, कभी अगर आपकी हिंदी में आ गया कि निम्न में से कौन सा अरबी का शब्द है, कौन सा फारसी का है, आप इतना आइडिया लगा सकते हो बेटा कि अगर ये नुक्ता नुक्ता वाला अगर ये शब्द हैं, इनसे शुरू हो रहे हैं, तो ये अरबी फारसी में से ही होने वाले हैं। और जब भी बेटा आपका ये इनसे कोई शब्द आएगा ना, तो ये दोनों ऑप्शन कभी नहीं होंगे। बात सबको समझ ठीक है? ये दोनों का प्रयोग होता है, मैं केवल इनकी बात कर रहा हूं। इतनी बात सबको समझ ठीक है? बाकी तो उनको हम देखेंगे बेटा कौन अरबी कौन फारसी, उनमें क्या बहुत अंतर होता है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है उनके अंदर को पहचान पाना। ठीक है, चलो तो फिलहाल आपको सर यहां से क्या ध्यान रखना है, गृहीत वर्णों की संख्या कितनी होती है? 5। निम्न में से कौन सा एक गृहीत वर्ण है, बस ये याद रखना। ठीक है, कौन कौन सा गृहीत वर्ण है आपका? क, ख, ग और ज और फ। ये बेटे क्या आपके गृहीत वर्ण है, इतना याद रखना है। अरबी फारसी अंग्रेजी आपको छोड़ देना है। ठीक है, इतना आप याद रखना। यहां तक की बात सबको समझ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, देखो इनको बेटा हम यूज अंग्रेजी में कैसे करते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं प्लीज, तो इसका बेटा प्रयोग कहां हो रहा है? अंग्रेजी में भी हो रहा है। बात सबको समझ आ रही है? ठीक है, अंग्रेजी में हम जैसे लिखते हैं तो एक अलग बात हो गई है, लेकिन ये जो मैंने आपको लिखा है ना कि ये दो बेटा किसमें प्रयोग होते हैं? अरबी फारसी और अंग्रेजी में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो बेटा अंग्रेजी में अगर प्लीज लिखना हो तो भाई बिना नुक्ता के नहीं लिखा जाएगा, ये बेटा कैसे लिखा जाएगा? आपका नुक्ता के साथ में लिखा जाएगा। इतनी बात सबको समझ आ रही है? ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं आप। ठीक है, तो हम लोग जो है ना फाइल, क्या लिखते हैं अंग्रेजी में? फाइल लिखते हैं। ये फाइल नहीं है, ये नहीं होता, ये फाइल है। बात सबको समझ आ रही? ठीक है, तो इसलिए आपसे बोल रहा हूं ये जौ और जो आपका फो है, ये बेटा किसमें प्रयुक्त होता है? किसमें प्रयुक्त होता है? अंग्रेजी में प्रयुक्त होता है। इसलिए हाँ, कभी अगर बेटा देखो अरबी फारसी पे हाँ क्वेश्चन नहीं बन सकता आपका, मतलब बहुत मुश्किल ही है, कठिन हो जाएगा ना। कठिन का मतलब थोड़ा कंफ्यूजन भी हो जाएगा,
लेकिन ना ये भी बन सकता है इनमें से बेटा कौन अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाला बेटा क्या है, गृहीत स्वर है। ये जरूर आपका आ सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे फिर आपका कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है ना, वैसे जो ही तो दो ही तो है भाई, आपके अंग्रेजी वाले की अंग्रेजी वाले थोड़ा है भाई, आपको ऑप्शन देगा एक ये एक ये एक देगा, एक ये देगा, बोलेगा कि कौन अंग्रेजी का बेटा क्या है आपका इसमें गृहीत वर्ण है। पहले तो पता होना चाहिए गृहीत क्या होता है, और बेटा फिर पता होना चाहिए आपका अंग्रेजी का बेटा क्या आपका ये गृहीत वर्ण है। इतनी बात सब पसंद आ गई नहीं आ गई? ठीक है, चले तो हमने बात करी है। अब मेरे आगे बेटा 5 कौन सा आ गई है, गृहीत भी आ गए। फिर कौन कौन से बेटा 5 गृहीत है आपके, क ख ग और कौन सा था, जौ और कौन सा था, फ। सर कितने हो गए फिर मिलाकर के? अब ये 5 में और जोड़ देता हूं, कितने हो गए, कितने हो गए आपके 5 4 कितना हो गया बेटा आपका 44, ये आपके टोटल हो गए हैं। इतनी बात सब पसंद आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब जरा मेरी एक बात समझो, सर क्या इतने ही होते हैं, कहते ही होते हैं, और भी होते हैं? लिखते हैं बेटा हम जरा, और कौन से हमारे हो सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो कितने हो गए फिर आपकी, कितने हो गए हैं, 44 हो गए हैं। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, हम भी किसकी बात कर रहे हैं, हिंदी के व्यंजनों की बात कर रहे हैं। व्यंजन हमारे संस्कृत के बेटा कितने व्यंजन है हमारे, 33 व्यंजन है। कौन से वाले हैं, क से लेकर के हमारे अंगों तक। अच्छा तुरंत यहां पे एक बात आप जरा नोट करके लिखो, आप पहले एक बात नोट करके एक बात लिखो, ज्यादा आपको थोड़ा ठीक हो जाएगा आपके लिए। एक बात लिखो, एक बात लिखो, कुछ लोग, नोट करके बात लिखो, कुछ लोग लिखो वो बेटा कौन सा होता है आपका, ये वाला देखो, नुक्ता वाला वो। ठीक है, जहां बेटा हम अंग्रेजी में लिखते हैं वैल्यू, इसकी ब्रैकेट में वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब बेटा हिंदी में ऐसे, अंग्रेजी में ऐसे वैल्यू, और हिंदी में ऐसे वैल्यू। जरा आप इसे लिख सकते हैं, लिख लो वैल्यू, और हम इसके नीचे नुक्ता लगाएंगे वो, नोट के लिखो वो। जब हम जैसे हम वॉइस लिखते हैं VOIC, मैं इसमें आपको लिखाता हूं थोड़ा, बेटा देखो ये बात बहुत ऑथेंटिक तो नहीं है लेकिन फिर भी, वॉइस, वॉइस ये वाली बात। ठीक है, लिख लो, कुछ लोग वो, वैल्यू और वॉइस में दंतोष्ट आगे पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत पता ही होगा आपको। दंतोष्ट, दंत प्लस ओष्ठ जो आपका निकलता है, दंतोष्ट, दंतोष्ट नहीं होता शब्द, दंतोष्ठ होता है। आगे बात करेंगे, लिखो दंतोष्ठ वो को अलग से एक गृहीत वर्ण मानते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, इस वो को अलग से एक गृहीत वर्ण मानते हैं। एक अलग से लिखो, एक अलग से गृहीत वर्ण मानते हैं, गृहीत वर्ण मानते हैं, गृहीत वर्ण मानते हैं। हो गया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो तो एक बार आपको यह भी याद रखनी है, गृहीत वर्ण बेटा वैसे तो कितने होते हैं हमारे, 5। सर कौन कौन से हैं, क ख ग ज और फ। लेकिन कभी बेटा अगर आपको दे दे ऑप्शन में ये वाला वो, ये बिंदी वाला मतलब नुक्ता वाला, बेटा ये भी किसमें आता है आपका, एक गृहीत वर्ण में आता है। लेकिन ऐसा सब लोग नहीं मानते, बस दिक्कत ये है सब लोग नहीं मानते हैं। कुछ लोग बेटा क्या मानते हैं, इसको भी क्या मानते हैं, एक अलग से गृहीत वर्ण मानते हैं। अगर हम इसे भी जोड़ देंगे तो बेटा गृहीत वर्ण कितने हो जाएंगे आपके, 6। लेकिन ऐसा नहीं है, अभी तक हम ऐसा नहीं मानते हैं। गृहीत वर्णों की संख्या बेटा ऑलवेज कितनी है, आपके आंसर में 5 ही है। मैंने आपको बता दिया है कि कुछ लोग ऐसा भी इसको मानते हैं। यस बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, वेरी गुड। अब यस, तो यस, अब आपको 2-3 बातें समझ में आ चुकी हैं। वर्णों में वर्ण कितने प्रकार के थे, 4। पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, स्वर कितने थे,
11। व्यंजन कितने हैं? व्यंजन कितने हैं? 33। तो बेटा आपके हैं संस्कृत वाले। हिंदी के व्यंजनों की संख्या, ऊपर से बेटा मैंने हेडिंग लिखी हिंदी के व्यंजन। हिंदी के व्यंजनों की संख्या बेटा कितनी है? 44 होती है। बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हिंदी के व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 44 है। किसी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं यहां पे? ठीक है, याद बेटा रख लेना। अब ये मत बोलना सर यहां से पेपर में ये क्वेश्चन आया था, उसका आंसर ये था, वो सब मुझे भी पता है। प्रॉब्लम ये है बस बेटा यहां से कभी कभार पेपर में क्वेश्चन गलत ही बनता है और आयोग भी उसका आंसर गलत ही देता है। इतनी बात सब पसंद आई, ठीक है। बाकी एग्जाम के हिसाब से हम थोड़ा देखेंगे, लेकिन हाँ ये देखना बेटा, अगर आपके ऊपर से वहां लिखा हो कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33, 44 दोनों ऑप्शन हो, तो निसंदेह है बेटा आपको क्या करना है? 44 ही करना है। लेकिन अब वहां हिंदी कुछ ना लिखा हो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तब बेटा व्यंजन की कितनी हो सकती है? 33। फिर बेटा वो आपको 44 ऑप्शन भी नहीं देगा। इतनी बात से सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये आप पीवाईक्यू करके देखना, आपको पता चल जाएगा। मैंने सब कर रखा है। इतनी बात तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा होगा। इतनी बात जो तो समझ आ रही कि नहीं आ रही है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो तो बेटा आपको एक बात समझ आ गई है, हिंदी के बेटा व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है, मतलब 44 है। लेकिन वैसे बेटा व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। और अगर बेटा पूछ दे संस्कृत व्यंजन कितने हैं, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है। फिर कितने होगी सीरीज आपकी? ये 33 जाते हैं, क्योंकि बेटा आपकी ये, हाँ अगर बेटा, हालांकि देखो ऐसा क्वेश्चन आज से कभी बना नहीं है, आपसे बेटा पूछ दे कि नया व्यंजन, नए व्यंजन, ये बेटा ये व्यंजन कौन से आपकी? ये नए व्यंजन है। ये भी नया व्यंजन है, याद रखना, दिगो वाला भी। ये व्यंजन भी संस्कृत में नहीं थे, संस्कृत में खाली द और भ था। इसके बीच बेटा हम ये अब अलग से लगाते हैं। इतनी बात सब पसंद आ रही कि नहीं आ रही है? यश कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ठीक है। अब यश वर्णों के 4 प्रकारों में से 2 देख लिए हैं, स्वर और व्यंजन। अब बता जाओ तीसरा प्रकार क्या था? तीसरा अनुस्वार। हेडिंग लिखो अनुस्वार, हेडिंग लिखो अनुस्वार। ठीक है, हेडिंग लिखो अनुस्वार, हेडिंग लिखो अनुस्वार। देखो एक बार ध्यान रखना है ना, आप बोलोगे सर ल्यूसेंट में ये लिखा हुआ है ना, इस किताब में ये लिखा हुआ है, आदित्य में ये लिखा हुआ है ना, जो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल सटीक बता रहा हूं, ये ध्यान रख लेना आप। बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कि मैं आपको बेटा वो बता रहा हूं, अगर इम्तिहान कोर्ट में रीट भी लगाओगे ना, जब भी यही सही निकलेगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, भरोसा रखने का है। और जो किताब में लिखा हो मुझे भी बेटा पता रहता है कि हाँ भाई इसमें ये ऐसा ऐसा लिखा होता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, आज बेटा आप लिखो अनुस्वार, अनुस्वार लिखो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो सर अनुस्वार हम किन्हें कहते हैं, तो बता सकते हैं अनुस्वार बेटे क्या होते हैं आपके? अभी मैं आपको बताया था है। ठीक है, पहले बेटा एक बात लिख लो इसके आगे, एक बार आप लिख लो अनुस्वार, लिख लो यो रो लो व, तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ, दंत सौ और हो। ये 8 जो नीचे वाले होते हैं बेटा आपकी, ये वाले देखो। ठीक है, ये नीचे वाले जो 8 होते हैं आपके, यो रो लो वो, तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ, दंत सौ और हो। तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ, दंत सौ और हो से पहले आने वाले, से पहले आने वाले, से पहले आने वाले नासिक वर्ण। नासिक वर्ण कौन से होते हैं? जिनको हम बिना नाक की सहायता से नहीं बोल सकते हैं। बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, से पहले आने वाले नासिक वर्ण। ठीक है, ये सब बेटे क्या होते हैं? आपके अनुस्वार होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब जरा आप बात समझना, हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैंने आपको लिखा दिया है नासिक वर्ण। लेकिन देखो जब बेटा आपसे बोलेंगे नासिक वर्ण कितने होते हैं, तब तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 होते हैं। ये मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, अभी इसी क्लास में आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन अनुस्वार को आपसे बोल दो कितने होते हैं? अनुस्वार कितने होते हैं? अनुस्वार कितने होते हैं? 2 को बता सकता है क्या? बता दो अनुस्वार कितने होते हैं? अनुस्वारों की संख्या कितनी होती है? कोई है तो धुरंधर बताने वाला इंसान?
कोई है क्या ऐसा धुरंधर बताने वाला? अनुस्वार जो तुम बताओ, अनुस्वार बेटे कितने होते हैं? हर्षित, अनुस्वारों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, अनुस्वारों की संख्या बेटा होती है एक। एक अनुस्वार होता है बस। सर कौन सा? ये एक अनुस्वार है। बात सबको समझ आ रही है? अनुस्वार की संख्या कितनी होती है? एक अनुस्वार होता है और कोई अनुस्वार नहीं। ठीक है, बाकी अनुस्वार आपके बनाए जा सकते हैं इनके ऊपर लगा करके। इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब जरा बात को समझना ध्यान से, बात ध्यान समझना। ठीक है सर, कितने अनुस्वार होते हैं आपकी? एक आपका हो गया अनुस्वार। वर्ण कितने बढ़ा दिए मैंने आपको? चार प्रकार के हैं। पहला क्या पढ़ा? स्वर, व्यंजन, क्या बढ़ा दिया? अनुस्वार। चौथा आ जाओ, चौथा बेटा कौन सा था आपका? विसर्ग। चौथा आपका है विसर्ग। तो आप लिखो विसर्ग। विसर्ग की संख्या कितनी होती है? एक। विसर्ग भी एक ही आपका है, एक आपका विसर्ग। एक बेटा आपका विसर्ग है। सर कौन सा वाला है? यही वाला, ये आपका विसर्ग है। एक विसर्ग आपका होता है, एक आपका विसर्ग है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको समझ में आ गई? आगे चलो। तो बेटा मैंने आपको पढ़ाया वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के हैं? वर्ण कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के वर्ण हैं आपके, चार प्रकार के वर्ण हैं। अब अगर मैं सबको जोड़ दूंगा तो कुल वर्ण निकल जाएंगे मेरे, कुल वर्ण निकल जाएंगे, निकलेंगे। लेकिन बेटा वो कौन से निकलेंगे? हिंदी के। हिंदी के ही तो होंगे ना, क्योंकि मैं सबको जोड़ रहा हूं ना। अब बात सबको समझ आ गई है? लिखो हिंदी के कुल वर्ण। हिंदी के कुल वर्ण, ये मैंने आपको चारों बता दिए हैं। अब आप लिख लो हिंदी के कुल वर्ण। हिंदी के कुल वर्ण, हिंदी कुल वर्ण कितने हैं? फिर हिंदी कुल वर्ण भैया कौन बता सकता है? तो ये कौन कौन है भाई? सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप लिखो स्वर। सर कितने हैं? 11। दूसरे नंबर बेटा क्या है आपके? व्यंजन। सर कितने हैं व्यंजन हिंदी के? 44 है ना। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है कि ये तो सर संस्कृत के हैं, ये तो सर संस्कृत के हैं, हिंदी के तो खाली यही वाले हैं? भैया कुल मिलाकर के यहां से बेटे यहां तक, यहां से यहां तक के ये संस्कृत की तो अलग से है ही हैं। लेकिन क्या हम इसका यूज हिंदी में नहीं करते क्या? भाई कमल लिखेंगे तो इसको यूज तो करेंगे हम। ठीक है, तो बेटे ये स्पेशल संस्कृत के तो ये है, लेकिन हिंदी के ये भी है और ये सब भी है। ठीक है, तो सर कितने हो गए मिलाकर के? 44 हो गए, नहीं होगा 44? फिर बेटा आ जाओ अब आप, और हमने कौन से लिखिए? और हमने कौन से लिखे? इसके नीचे लिख दो। ठीक है, दो कहां से हो गए? हाँ, मतलब अलग अलग इसको लिख दो। अनुस्वार कितने हो गए? अनुस्वार और एक क्या हो गया आपका? विसर्ग। कितने हो गए? कितने हो गए बेटा? इनको जरा जोड़ो। कितने हो गए बेटा? इनकी संख्या कितनी हो गई? जोड़ दो इनको। 57। ठीक है, तो बेटा आपके कुल हिंदी के वर्णों की संख्या होती है वर्तमान में 57। इतनी बातचीत सबको समझ में आ गई नहीं आ गई है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? यही बात बेटा आपकी सत्य है और कोई बात सत्य नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वेरी गुड। तो संख्या बेटे है 52। क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा, 52 नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने क्या कर दिए ना, हम नई को बेटा हम नहीं जोड़ते हैं। ठीक है ना, नई को हम नहीं जोड़ते हैं, लेकिन वो बात गलत है। बाकी बेटा देखो मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि एग्जाम बेटा क्वेश्चन गलत ही बनता है, उसका आंसर गलत ही होता है। ऑप्शन 57 नहीं होगा तो 52 पे टिक कर देना। बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्योंकि बेटा आपके एग्जाम में क्या दिखाएगा आपको, मतलब किताब में क्या दिखाता है वही वाले आपकी 52 दिखाता है। 57 ऑप्शन में 52 कर लेना, वो आपके ऊपर है। लेकिन 57 52 दोनों होगी तो बेटा क्या करोगे? हमेशा 57 ही करना है। इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छी बात है, चिंता नहीं करने का बेटा। ठीक है, आगे आ जाओ अब आप आ जाओ आगे थोड़ा। ठीक है, चलो अब ना हमने वर्णों के प्रकार देखे, हमने 4। पहले हमने देखे स्वर, व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, अब बेटा हम क्या करते हैं? इन वर्णों के भेद करते हैं। ठीक है, वर्णों में हम क्या करते हैं? आप भेद करते हैं। लिखो वर्णों के भेद। वर्णों के भेद, वर्णों के भेद का मतलब अब बेटा हम स्वरों के अंदर जाएंगे। स्वर कितने प्रकार की हैं? व्यंजन में हम देखेंगे अग्र स्वर, अग्र व्यंजन, अग्र पश्च, ये वो जो उसके अंदर हम जाएंगे। अब इतनी बात सब पसंद आ रही कि नहीं आ रही है? हम
अब हम थोड़ा गहराई में चल रहे हैं, आपने ये देख लिया है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होने का बेटा आपका, ठीक है कि नहीं है? लिखो वर्णों के भेद। तो वर्ण के वर्ण कितने प्रकार के? 4। तो बेटा पहला लिख देते हैं, कौन सा वाला होगा पहला आपका? स्वर। और आप लिखो स्वर वर्ण, पहला लिखो स्वर वर्ण की बात करते हैं, पहला लिखो स्वर वर्ण की बात करते हैं, ठीक है। तो भाई पहला स्वर आपका होता क्या है, इसके आगे लिख लो स्वर क्या होता है, एक बात लिखो स्वर क्या होता है, स्वर क्या होता है, लिखो वे वर्ण। स्वर क्या होता है ये आपको नॉर्मली पता ही है, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं जिनके उच्चारण में, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं जिनके उच्चारण में, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं जिनके उच्चारण में हवा, जिनके उच्चारण में हवा फेफड़े से उठकर, फेफड़े से उठकर, हवा बेटा कहां जाती है हमेशा? फेफड़े से, है ना। हम कोई तो नाम वर्ण बोल पाते हैं, क्या के लिए बोल पाते हैं हम? फेफड़े से आने वाली हवा की वजह से, ठीक है। अगर बेटा हम सांस लेना बंद कर देंगे, फेफड़े में हवा नहीं पहुंचेगी, तो बेटा हम फिर उस वर्ण को हमारे मुंह से फिर बेटा कोई भी ध्वनि मतलब बाहर नहीं निकल सकती है। इतनी बात सबको समझना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे लिखो, ठीक है, फेफड़े से उठकर मुंह, मुंह में बिना किसी बाधा के, मुंह में बिना किसी बाधा के, मुंह में बिना किसी बाधा के, मुंह में बिना किसी बाधा के सतत रूप से, कंटिन्यूअसली, सतत रूप से, मुख में बिना किसी बाधा के सतत रूप से मुख या नाक के द्वारा बाहर निकलते हैं, मुख या नाक के द्वारा बेटे क्या होते हैं? ये बाहर निकलते हैं, ठीक है, मुख या नाक के द्वारा बाहर निकलते हैं, अर्थात मुख या नाक के द्वारा बाहर निकलते हैं, अर्थात जीभ, होठ, गाल आदि को ये स्पर्श नहीं करते हैं, आदि को ये स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक है। जीभ, होठ, गाल आदि को ये स्पर्श नहीं करते हैं, आदि को ये स्पर्श नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो भैया आ जाओ, हम स्वर वर्णों की बात कर रहे हैं। तो सर स्वर वर्ण में आपको बताया, सीधी अगर हम एक लाइन में बोले ये सब बात अगर भूल जाए, तो बेटा मुंह से जो बिना किसी अवरोध के निकलते हैं, मुंह से जो बिना किसी अवरोध के निकलते हैं, मतलब बेटा ना आपके होंठ पे लगते हैं, ना बेटा आपके गाल पे टच होते हैं, ठीक है, बिना किसी बाधा के निकलते हैं। फेफड़े से बेटा निकली हवा जो है मुख और नाक के सीधे बेटा क्या होती है आपकी? बाहर निकलती है बिना किसी अवरोध के, उसे हम क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसका? हम स्वर वर्ण, ठीक है। तो हम बात करते हैं, लिखो स्वर सर होते कौन से? हिंदी के स्वर, हिंदी के स्वरों की बात करते हैं, लिख दो इसके आगे कौन कौन है हिंदी के स्वर? अभी तो बताया है 11 है बेटा आपके। कौन सा आपके? अ है, आ है, और कौन सा है? फिर ये आगत वाला, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, री नहीं है बेटा, री नहीं है यहां पे, ए, आई, ओ और औ, ये आपके हैं 11। इतनी बात सबको समझ आ गई है? अभी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं आपको, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? बहुत अच्छी बात है, जरा बात को हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो इसमें जरा एक बात आप समझने, देखो ये जो बेटा आपका अ है, ये आ है, पहले इस आ को मैं आपको बताता हूं। ये आ बेटा मैंने आपको बताया भी, ये आगत है, ठीक है। ये सर होता ये, इसका यूज क्या है? देखो इसके बेटा आपका यूज क्या होता है, ये क्यों लिया गया है?
अंग्रेजी के जो वर्ण हैं उनको हिंदी में सही तरह से लिखने के लिए इसको हम लेकर आए हैं। बात सबको समझ आनी ठीक है? लिख लो। इसका यूज क्या होता है? लिखो अंग्रेजी के शब्दों को या वर्णों को हिंदी में सही तरह से लिखने के लिए इसका प्रयोग होता है। इतनी बात सबको समझ आ रही नहीं आ रही है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हो गया है। चलो, जैसे बेटा मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूं। ठीक है, तो बेटा हम लोग लिखते हैं कॉलेज, सबसे आसान एग्जांपल। जैसे हम बेटा हॉल लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं, फॉर्म लिखते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, देखो भाई कॉलेज को बेटा लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो बेटा हम लिखेंगे कॉलेज हिंदी में तरीका, हिंदी में जो हमारे पास तरीका है, या बेटा हमारे पास तरीका क्या है आपका? कॉलेज। यही दो तरीके हैं हमारे पास, यही दो मात्राएं होती हैं। या बेटा आपका कॉलेज होता है, या फिर आपका कॉलेज है, या फिर कॉलेज है। लेकिन एक्चुअल में ये जो बेटा आपका वर्ण है, ये ना तो आपका कॉलेज है, ना तो बेटा आपका ये कॉलेज है। यह है कॉलेज। ये बेटा इस ओ और इस आ के बीच की एक ध्वनि है जो हमारे पास हिंदी में लिखने के लिए उपलब्ध नहीं है। ऐसी कोई लिपि हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इस कॉलेज के सही उच्चारण के लिए हम क्या लेके आए हैं? इस आगत ध्वनि को लेकर के आए हैं। बात सब पसंद आ गई नहीं आ गई है? ठीक है, तो इसका बेटा मतलब क्या है आपका? इसका आपका मतलब क्या है कि अंग्रेजी के वर्ण को हिंदी में सही लिखने के लिए हम बेटा क्या लेके आए? हम इस आगत ध्वनि को लेकर के आए हैं, जिसे हम बोल रहे हैं आ। इसमें ऊपर से बेटा बिंदी लगी नहीं है, चार बिंदी नहीं है। ये चार बिंदी क्या होती है आगे बताऊंगा। इतनी बात सब पसंद आ रही है? ठीक है, तो उसका बेटा हम कहां और कैसे यूज करते हैं। अब सर एक केस तो मुझे ये समझ में आ गया। दूसरा केस सर री कहां गया, जरा हम उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, लिखो अब री कहां गया भैया? जो री है ये कहां चला गया है? जरा हम इस री को समझने का प्रयास करते हैं। यहां तक बात सब पसंद आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, री को हम कहां लिखते हैं? संस्कृत वाले में। संस्कृत में जो री है, इसमें बेटा ये 2000 सालों से बोला जा रहा है। ठीक है, और आज अब जो है ये री नहीं बोला जाता है। सर क्यों? जरा बात को समझाता हूं। देखो एक बात जरा समझना बे, एक बात समझना, एक बात जरा आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। री जरा बेटा इसके नीचे आप एक ये बनाओ, मैं यहां बनाता हूं। चलो मैं यहां बनाता हूं, आपको बेटा ये बनाना है। ठीक है, क्या बेटा ये बनाना है बेटा? ये मुंह है, मुंह है ये, इसको मुंह मानना है बेटा। नाक है, इसको मुंह ही मानना है बेटा। इतनी बात सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही है? कोई बात नहीं है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब ये बेटा आपकी है जीभ। जीभ ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, देखो ये तो बेटा आपके हैं दांत, दंत वाला पोर्शन नहीं है। दंत के बेटा ऊपर आपका ये वाला जो हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं तालू। क्या बोलते हैं इसको? इसे हम बोलते हैं तालू। तालू बेटा ऊपर वाला जो ये होता है इसे हम बोलते हैं क्या? मूर्धा। इसे हम बोलते हैं मूर्धा। ये जो बोलते हैं मूर्धा में इसका। अब जरा मेरी बात समझो, देखो री का बेटा उच्चारण कहां से होता है? री का उच्चारण कहां से होता है? कहां से? मूर्धन्य से होता है। देखो अब बात यह है सर जो ये मूर्धन्य है ना, जब री जब बेटा बोलेंगे तो हमारी जीभ कहां टच होगी? यहां टच होगी हमारी जीभ। जीभ हमारी कहां टच होगी? यहां टच होगी। अब इसका बेटा मतलब देखो क्या है, पहले से जब हम री का उच्चारण करते थे तो जीभ बेटा यहां टच नहीं होती थी। शुद्ध उच्चारण में जीभ यहीं तक जाएगी और बेटा टच नहीं करेगी। जब जीभ यहां टच नहीं करेगी तब तो बेटा ये आपका स्वर हुआ। ठीक है, क्योंकि अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। बात सब पसंद आ रही है? ठीक है,
लेकिन अगर अभी हम जब री का उच्चारण करते हैं तो बेटा अभी वर्तमान में री के उच्चारण करने में हमारी जीभ कहां टच जाती है, यहां टच हो जाती है, और री के उच्चारण में मुंह के अंदर अवरोध उत्पन्न हो जाता है। बात सब पसंद आ रही है, ठीक है। और जब अवरोध उत्पन्न हो गया तो फिर वर्ण किस बात का, भाई वर्ण की बेटा क्वालिटी क्या होती है, जो बिना अवरोध के निकले। लेकिन अभी बेटा हम री जब बोलेंगे, आप बेटा खुद बोल के देख लो, री के बेटा उच्चारण में आपकी जीभ यहां टच होगी। बात सब पसंद आ रही की जा रही, ठीक है। अब कोई बोल रहा होगा नहीं मेरे तो ये हो गई भैया, तो जिसकी नहीं हो रही है इसका मतलब वो री का शुद्ध उच्चारण कर पा रहा है और वो संस्कृत वाली री बोल रहा है, और जिसका टच हो रहा है इसका मतलब बेटा वो अभी री नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है रॉ में ई। बात सब पसंद आ रही की नहीं आ रही है। रॉ में जब आप ई बोलोगे तब बेटा ये आपका बनेगा री, और ये बन जाएगा आपका व्यंजन वो वाला। बात सब पसंद आ रही की नहीं आ रही है, ठीक है। हाँ, जो बोल पा रहा है इसका मतलब बेटा वो री अभी किसका बोल रहा है, संस्कृत वाला बोल रहा है। अभी वर्तमान में केस ये है कि इस री का प्रयोग केवल लिखने में होता है, बोलने में नहीं। लिखने में बेटा अब भी हम ऋचा ही लिखते हैं, ठीक है, ये बेटा ऋतु ही लिखते हैं, लेकिन बोलते बेटे क्या है हम आपको, ऋतु लिखते, ऋतु है, लेकिन बेटा बोलते क्या है, ऋतु। अब तो कुछ लोग ऋतु लिखते भी ऐसे ही है, लिखते हैं। बहुत लड़की का आप नाम देखा होगा, इसका ऋतु होता है, ऋचा होता है या ऋतु होता है। आप बेटा ऋतु कैसे लिखते हैं, नाम ऐसे लिखते हैं ऋतु है, किसका नाम आपने ऋतु ऐसे लिखा देखा क्या, ऐसा ऋतु को नहीं होता नाम आपका, जबकि बेटा क्या है ये आपका गलत है, मतलब ये गलत है, ये सही है। बात सबको समझ आ रही थी, लेकिन अब हम क्या करते हैं, मतलब एक गलत सही क्या आप ही कह सकते हैं, ये संस्कृत का है और ये हिंदी का है, आप ऐसा कह सकते हैं। क्यों, इसको हमने क्या कर दिया, इससे हटा दिया। बात सब क्लियर हो रही है, ठीक है। ये हमारा क्यों हटाया गया है, क्योंकि री के बड़ा उच्चारण में क्या हो रहा है, वर्तमान में अवरोध पैदा हो रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, लिखो फटाफट से एक बात, ठीक हो गया है, यहां कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। बेटा अभी वर्तमान में हम लोग बोलते क्या है, ऋषि, ऋषि बोलते हैं, बोलने में इसका प्रयोग है, मतलब सॉरी लिखने में इसका प्रयोग है, लेकिन बोलते क्या है, ऋषि, बोलता नहीं है। इतनी बात पसंद आ रही, ठीक है। चले तो बेटा एक बात आप यहां पे लिखो, एक बात लिखो, वर्तमान में री का प्रयोग केवल लिखने में होता है, लिखने में होता है, बोलने में नहीं। री का प्रयोग लिखने में होता है, बोलने में नहीं। री का प्रयोग लिखने में होता है, बोलने में नहीं। हो गया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। यहां तक की बेटा बातचीत आप सभी को समझ आ गई है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। चलो अब तो बेटा मैं आपको भी क्या बता रहा हूं, स्वर, क्या बता रहा हूं आपको, स्वर। मैंने आपको बताया पहले, पता कह रहा हूं आपको वर्ण, वर्ण कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन, अनुस्वार और विसर्ग, ये चार मैंने आपको बनाने हैं। उनमें से मैं आपको पहला कौन सा बता रहा हूं, आपको स्वर। और स्वर बेटा मैंने आपको कितने होते हैं, 11। 11 में से 2 का केस जो गलत है, मतलब जो बदल गया है, कौन सा, आ। मैंने बता दिया बेटा आ क्यों आता है, अंग्रेजी के वर्णों को सही लिखने के लिए। और दूसरा केस किसका है, री का। क्या केस है, क्या केस है बेटा, मुंह से बोलने में अवरोध उत्पन्न होने के कारण इसको स्वर की श्रेणी से हटा दिया। आप लिखाने की आवश्यकता तो नहीं ना, लिखाने की आवश्यकता नहीं है भाई, इसमें अवरोध बेटा उत्पन्न हो रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको री की श्रेणी से, मतलब स्वर की श्रेणी से हमने आप इसको बाहर निकाल दिया है। इतनी बात सबको क्लियर हो रही है, वेरी गुड, ठीक है। अब बेटा आ जाओ यहाँ पे, लिखो स्वरों के भेद। अब ये जो स्वर है इनके भेद, फिर व्यंजन उनके भेद, ठीक है। पहले हम देखते हैं स्वरों के भेद, लिखो स्वरों के भेद। आ जाओ बेटा आप लिख लो, स्वरों के भेद की बात करते हैं, स्वरों के भेद, स्वरों के भेद की हम बात करते हैं, स्वरों के भेद, ठीक है, बहुत सी बात है। देखो स्वरों के जो भेद है, स्वरों को हम 2 आधार पर बेटा इनको हम डिवाइड करते हैं। कितने आधार पर डिवाइड करते हैं इनको, 2 आधार पर इनको डिवाइड करते हैं, 2 आधार पर। सर ये 2 आधार कौन से होते हैं,
दो आधार बेटा कौन से होते हैं? एक को हम बोलते हैं प्रयत्न विधि के आधार पर, ठीक है, मैंने ठीक लिखा कि प्रयत्न विधि के आधार पर, मतलब आपका ये है, लिखो प्रयत्न विधि के आधार पर, और दूसरा उच्चारण स्थान के आधार पर। ये हमारे दो प्रकार के हम बोलेंगे इनको। पहले हम बोलेंगे प्रयत्न विधि के आधार पर, दूसरे बेटा कौन से होंगे आपके? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर पहले होंगे आपके प्रयत्न विधि के आधार पर, और दूसरे आपके होंगे उच्चारण के आधार पर। इतनी बात सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो बेटा एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला कौन सा बेटा लिखो, प्रयत्न विधि के आधार पर। प्रयत्न विधि के आधार पर पहला, ठीक हो गया है, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा बेटा कोई दिक्कत यहां पे है नहीं। ठीक है, देखो प्रयत्न बेटा विधि के आधार पर जो आपके स्वर वर्ण होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने बेटा प्रकार के होते हैं? यहां पे तीन प्रकार के। प्रयत्न विधि के आधार पर स्वर वर्ण जो है, लिख लो, ये तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के सर, कौन कौन से? नंबर एक, तीन बड़ा आपके प्रकार के होते हैं। नंबर एक मुंह में जिह्वा यानी जीव की स्थिति के आधार पर। नंबर एक आपकी होते हैं मुंह में जिह्वा यानी जीव की स्थिति के आधार पर, मुंह में जिह्वा या जीव की स्थिति के आधार पर। दूसरा नंबर दो लिखो, ओष्ठाकृति के आधार पर, मतलब होंठों की आकृति के आधार पर। दूसरे नंबर पे होते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर। तीसरा मुखाकृति के आधार पर। मुख, देखो पहला है मुख में जीव की स्थिति, अब है मुख की स्थिति, ठीक है। तीसरा है मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर। रही बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो रवि प्रयत्न विधि के आधार पर पहला प्रश्न ही है, ऐसे सीधे बनता है आपका। सर क्या प्रश्न बनता है? प्रश्न बनता है निम्न में से कौन स्वर जो है, मतलब जो विभाजन है, ये प्रयत्न विधि के आधार पर नहीं है। ठीक है, तो बेटा प्रयत्न विधि का 3 बटे इनमें से दे देगा, 1 बटे उच्चारण वाला विधि का भी कौन सा को बताऊंगा आपको। ठीक है, तो प्रयत्न विधि के आधार पर कितने होते हैं आपके? 3। कौन कौन से होते हैं? मुंह में जीव की स्थिति, जीभ कैसे मूवमेंट करती है। ओष्ठाकृति के आधार पर होठ हमारे बेटा कैसे, और तीसरा मुखाकृति के आधार पर मुख की बेटा हमारी आकृति कैसे होती है। रही बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, रवि आप लिखेंगे बेटा पहला मुख में जीवा की स्थिति के आधार पर, लिखेंगे मुख में जीवा की स्थिति के आधार पर। चीजों को बेटा क्लियर करके समझना, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दिमाग के अंदर। अगर बेटा मैंने आपसे बोल दिया आपकी वर्णमाला कंप्लीट हो गई है, इसका मतलब बेटा आपके जीवन में कभी कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरी पूर्ण जिम्मेदारी है। ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पे कंफ्यूजन कहीं पर भी हो रहा है तो यही पर पूछना है। बात सब पसंद आ रही है? ठीक है, तभी बेटा वो चीज क्या हो पाएगी आपकी, क्लियर हो पाएगी। ठीक है, पहला मैंने कौन सा बोला? मैंने आपका मुख, ठीक है, मैं जिह्वा की स्थिति के आधार पर। ठीक है, देखो बेटा मुख में जिह्वा की स्थिति के आधार पर जो आपके स्वरवर्ण होते हैं ये होते हैं 3 प्रकार के। बेटा कितने प्रकार के होते हैं आपके? 3 प्रकार के होते हैं। बहुत अच्छी बात है, मुख में जीव की स्थिति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर ये होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है सर, कौन कौन से 3 प्रकार हैं? फिर अब कौन कौन 3 प्रकार हैं? नंबर 1 अग्रस्वर, ठीक है। दूसरा मध्य स्वर, और तीसरे होते हैं पश्च स्वर। पता होंगे आपको, ये ज्यादा कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं। बस बेटा याद रखना, कभी काल एग्जाम में ऐसा फंस जाता है इंसान कि इनमें से कौन, ठीक है, मुख में जीवा की स्थिति के आधार पर विभाजन नहीं है, ठीक है, कई बार हमारे दिमाग में ये बातें नहीं आ पाती हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, तो ये बेटा आपके हैं, ध्यान रखना। अब देखो, तो बेटा मैं ये स्वरों के डिवीजन करा रहा हूं ना, इन सबको मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, एक ही डायग्राम में आपके तीनों प्रकार के होंगे। बात सबको समझ दिखे? हालांकि मैं बनाऊंगा 3 अलग अलग डायग्राम। इतनी बात क्लियर हो रही है? बात समझते देखो। अब ये बेटा 3 कौन कौन से होते हैं आपके, इसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना है ऐसा वाला। अब मैं आपको समझाता हूं ये डायग्राम मैंने कैसे कैसे बनाया है, ठीक है। आपको बताइए कैसे बनाना है। बनाओ फटाफट से। कौन दिक्कत परेशानी किसी को? बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इस बेटा ऐसे करना, ठीक है। कौन सा है? अग्र मध्य पश्चिम है ना। एक बेटा यहां से मैं इसको ऐसे ले आता हूं यहां पे, ठीक है। कौन दिक्कत परेशानी किसी को? ठीक है। अब देखो एक्चुअली बेटा ये बना कैसे है, ये बना कैसे है डायग्राम, ये बेटा ऐसे बना हुआ है जो आपका ये वाला है, ठीक है। देखो ये बेटा हमारी जीभ है, जिसको बोलने बेटा हमारा मुंह आगे आएगा। एक स्थिति ये हो सकती है, एक स्थिति आपकी ये हो सकती है, ठीक है। जीभ हमारी आगे को आएगी, अग्र हम बोलेंगे उनको, ठीक है। इसमें आपके कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 ई, आगे साइड लिख रहा हूं, लिख लो ई। दूसरा, जब ई बेटा होगा तो जाहिर सी बात है बड़ी भी होगा, ई और बड़ी। तो उच्चारण स्थान कहां से होता है? कहां से होता है? अग्र भाग से। अभी मैं इसके नीचे बड़े यहां पे अग्र लिखूंगा। इतनी बात सबको समझना ठीक है। दूसरी बात लिखो, ई और ई के साथ में बेटा और क्या होना चाहिए है? और क्या होना चाहिए है? ए, अंदर लो, ठीक है बेटा। दूसरा कौन सा होना चाहिए आपका? अब ए होना चाहिए। सर ये ए क्यों हुआ? भाई ए क्यों हुआ? जरा तो मतलब है ए क्यों हुआ? क्योंकि बेटा ए जो आपका बनता है, ये बनता आपका ओ प्लस किससे बना? ये ई से बना, ई से बनता है। तो भाई ई जब इसमें है तो भाई आगे आएगा ना। बात सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, ई। और फिर कौन सा होगा फिर इसमें आपका? भाई आई होगा, जाहिर सी बात है। सर आई क्यों होगा? आई क्यों होगा? क्योंकि बेटा आपका जो आई है ये किससे बनता है? कितना आता है? ओ प्लस ए से बनता है। ओ प्लस ए से आपका ही बनता है। और ए किससे बनता है? ओ प्लस ई से बनता है। तो आई क्या हो गया आपका? ओ प्लस ई हो गया कि नहीं हो गया आपका? ठीक है। तो बेटा इसमें भी तो आपका ई है, और जब इसमें भी ई है तो बेटा किसमें आएगा? ये किसमें आएगा? ये किसमें आपका आएगा? ये ई वाले में ही आएगा। इतनी बात सबको समझ ठीक है। चलिए, तो बेटा इन 4 वर्णों का उच्चारण किससे होता है? हमेशा अग्र से। ये आपके अग्र है। बात क्लियर हो रही है? ये आपके 4 अग्र वर्ण है, याद रखना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लिखाने की बेटा आवश्यकता तो नहीं है, ठीक है। भाई अग्रसर कौन से हैं? जिनमें जीभ मुंह के अंदर आगे को जाती है। जीभ की बेटा मुंह के अंदर स्थिति कैसी है? आगे की ओर, ठीक है। बेटा अग्र कौन से हैं? जिसमें जीभ मुंह में आगे की ओर जाती है, आगे की ओर जाती है, ठीक है। टच होने का तो हिसाब नहीं है बेटा इसमें, कि टच होने पर तो अवरोध हो जाएगा। भाई टच तो होगा तो हटा देंगे ना इनको फिर स्वरों से। टच होने का हिसाब नहीं है। हिसाब बेटा किस बात का है? जीभ कहां को जा रही है, उस आधार पे है ये। ऐसा नहीं कि आगे वाले हिस्से में टच हो रही है तब अग्र बोल रहे हैं इसको हम। आगे टच जो हो जाएगी तो अवरोध हो जाएगा, फिर जो कि होगा कि नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो बेटा ये कौन सा आपका? जिसमें बेटा क्या होती है? आपकी जीभ आगे जाती है, ठीक है। ई ई है ना, ए आई आप बोलोगे तो जीभ बेटा कहां जाएगी आपकी? आप अब अगर आप इन सबको एक साथ बोलोगे तब तो पता नहीं चलेगा, लेकिन बेटा इसके साथ में जब आप इनको भी बोलोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ भैया एक में जीभ आगे को जा रही है, एक में जीभ आपका पीछे को जा रही है, आपको तब आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए अब बेटा दूसरा सर कौन सा होता है आपका? मध्य वाला, जहां बेटा बीच जीभ कहां रहेगी आपकी? मध्य में, बीच में रहेगी। वो आपका एक ही शब्द होता है, कौन सा? आ।
कौन सा? ओ। ठीक है, मैं यहां पे आप लिख देता हूं, देखो मध्य में यहां पे ओ, और ये आता है मध्य। ठीक है, यहां मैंने ओ लिख दिया है, ये आता है मध्य। ठीक है, कौन दिक्कत नहीं किसी को? बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब आ जाओ डब्बे, अब जाओ पश्चिम में। तो सर कौन सा होगा पश्चिम में? तो बेटा यहां पे आपका ई है, तो यहां क्या हो जाएगा आपका? ऊ और बड़ा ऊ। और ऊ और बड़ा ऊ है तो भाई जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा यहां पे आपका? ओ हो जाएगा। सर ओ क्यों होगा? क्योंकि ओ किससे मिलकर बना हुआ है? ओ प्लस ऊ से मिलकर बना हुआ है। ऊ इसमें भी आगे तो बेटा आपका यहां हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जब ओ हो गया तो बेटा फिर क्या आ जाएगा आपका? औ आ जाएगा। सर औ क्यों आ जाएगा? औ क्यों आएगा? ये ओ प्लस किससे बना है? ओ से बना है। ओ किससे बना है? ओ प्लस ऊ से बना है। ओ प्लस बेटा आपका ये आ गया, आगे नहीं आ गया आपका। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका? ऊ है, तो आपका यहां पे आपका ये रहेगा। ठीक है, अगला और कौन सा आएगा फिर इसमें आपका? और कौन सा आएगा इसमें आपका? आ भी आपका यही पे आएगा। आप एक बात ध्यान रख लेना, यहां कोई दिक्कत नहीं किसी को, बहुत अच्छी बात है। अब अच्छा एक बात अभी भी मैं आपको बताया था, एक बताया था मैं आपको कॉलेज, और एक मैंने आपको बताया था यहां पे कॉलेज। इन दोनों के बीच की ध्वनि क्या थी? क्या थी? आगे कॉलेज। इन दोनों के बीच की थी कि नहीं थी? यानी बेटा जो ये कॉलेज है ये किसके बीच का है? आ और ओ के बीच का। आ और ओ के बीच का तो है ये, तो बेटा आ ये रहा, ओ ये रहा, इसके बीच का बेटा यहां पे क्या आ जाएगा आपका? आ। ठीक है, अग्र और पश्चिम मध्य में केवल एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, ये जो आ है ये एक पश्च ध्वनि है। बाकी सब तो सबको पता ही होते ही है। इतनी बात सब पसंद आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, बट ये ध्वनि कौन सी आपकी? ये आपको ये क्या आपका? पश्च। इतनी बात सब पसंद आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, अब अगर बेटा आपको इसमें देखना है कि आपकी जीभ का मूवमेंट आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप बोलो, देखो आप बोलोगे ई ओ आ, ऐसे आपको बेटा समझ में आएगा कि ये मूवमेंट कैसे है जीभ का। ठीक है, ई ओ बात सब पसंद आ रही? ठीक है, ऐसा कुछ पता चल रहा नहीं चल रहा है? यस, तुम्हारी जीभ आगे से जारी नहीं जा रही है? जिसकी नहीं जा रही है बेटा डॉक्टर को दिखाओ, खराब है, कोई ना कोई गड़बड़ है उसमें। प्रदीप तुम्हारी जारी क्यों जा रही है? आप तो बोल नहीं सकते कितनी जारी करें, बराबर जा रही है ना बेटा। सही है, सही है, सही है। ठीक है, जब क्या हो रहा है? जीभ में कोई डिफेक्ट है क्या? जीभ में कोई डिफेक्ट तो नहीं है? चलो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा हम यहां पे। तो एक बात सबको समझ में आ गई है? सर कौन कौन सा मैंने आपको समझा दिया है? पहला कौन सा? जिह्वा के आधार पर। सर कौन कौन से होते हैं आपके? अग्र, मध्य और पश्च होते हैं। ठीक है, आ जाओ बेटा दूसरे में। आप लिखो ओष्ठाकृति के आधार पर। दूसरा आ जाओ ओष्ठाकृति। देखो क्या है बेटा, याद रखना होता है, देखो बाकी सब पता होता है, बस ये याद रखना, ये ध्वनि। ठीक है, याद रखना इसको। लिखो ओष्ठाकृति के आधार पर। सेकंड आप लिख लो ओष्ठाकृति के आधार पर। कौन सा लिख लो? ओष्ठाकृति के आधार पर, कृति के आधार पर लिख दिया बेटा आपने, बहुत अच्छी बात। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओष्ठा बेटा कृति के आधार पर जो आपके वर्ण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। तुम्हारे हिंदी के मैं सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा अगर आपने 2-2.5 महीने हिंदी सही से पढ़ ली तो। याद रखना, ठीक है, 2-2.5 महीने में खत्म हो जाती है ना। वीडियो से पहले आपके पूरे नंबर बस ढंग से पढ़ लेना बस, ठीक है ना। ओष्ठा बेटा कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? वृत्तामुखी, अवृत्तामुखी। लिख लो वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी। ठीक है, वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। पहला बेटा आप लिखो, पहला लिखो
वृत्तामुखी, दूसरे होते हैं अवृत्तामुखी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, फिर से बेटा मैं एक वही डायग्राम बना दूंगा, फिर से बेटा वही डायग्राम बनाऊंगा। नीचे वाले को ज्यादा नीचे मत लेके जाना, देखो ऐसा एक लाइन ये, एक लाइन ये, और जो ये वाला ना इसको यहीं तक लेके जाना ताकि हमें लिखने में आसानी होगी, ऐसा वाला। ठीक है, वृत्तामुखी है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कौन कौन से आपके पहले वृत्तामुखी है तो अवृत्तामुखी। यहां मैं क्या लिखूंगा फिर इस वाले में, लिखो फटाफट से। ई आएगा तो जाहिर सी बात है बेटा क्या आएगा आपका, बड़ी भी आएगा, और बड़ी आएगा तो क्या आएगा आपका, बड़ी आएगा तो क्या, ए भी आएगा, लिख लो ए, बड़ी आएगा तो आपका ए भी आएगा। ठीक है, ए, और ए आएगा तो क्या आएगा, आई भी आएगा, ए आएगा तो क्या आएगा आपका, आई भी आएगा। आगे कोई दिक्कत नहीं। अब इधर वाला आ जाओ, इधर वाले में ई बेटा इधर आ रहा है आपका वृत्तामुखी में, मतलब ये वाले, इधर बेटा क्या जाएगा आपका, ओ आ गया तो क्या आएगा आपका, बड़ा ओ भी आ गया, और जब बड़ा ओ आ गया तो फिर बेटा क्या जाएगा आपका, और क्या जाएगा आपका, आओ आ जाएगा भाई, आ जाएगी बात, इधर आ जाएगा आपका, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं, बात समझते। अब जरा एक बात को आप समझने का प्रयास करना है यहां पर। ठीक है, ये वाले बेटा कौन से हैं आपके, क्या इनमें आपका जो होठ है वो गोल हो रहे हैं, ई ऊ में, होठ बेटा गोल कहां होंगे, ऊ ये गोल में होंगे। ये बेटा कौन से आपके अवृत्तामुखी हैं, इसके से आप लिखो अवृत्तामुखी, जो बच गए उनको बता रहा हूं, चिंता नहीं करने का है, ठीक है ना, अवृत्तामुखी, और ये है आपके वृत्तामुखी, ये आपके वृत्तामुखी, इनमें आपका क्या हो जाएगा, मुंह आपका गोल हो जाएगा। ठीक है, बात समझते हैं। अब एक बात, ओ के बेटा नीचे जो बेटा आपका वर्ण आता है, अच्छा हाँ मैंने वहां पे क्या करा था, आगत ध्वनि मैंने यहां लिखी थी ना, मतलब औ और आ के बीच में कर दी थी मैंने, है ना, वो बेटा कहां है, ओ और आ के बीच, मतलब लिखने का कोई ऐसा इशू नहीं है कि कहां पे मुझे लिखना है ना, मतलब और यहां पे आपका आएगा। ठीक है, अब उसको मैं यहां लिखता तब भी बेटा इन दोनों के बीच में आ जाएगा, यहां लिखता तब भी इन दोनों के बीच में आ जाएगा, लिखना मुझे इसी लाइन में है वो, ठीक है ना। अब देखो यहां बेटा आपका एक इसमें आएगा आपका आ, ये वाला, ये है आपका वृत्तामुखी, आ किसमें आता है आपका, वृत्तामुखी में आता है, आप एक बात ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब जरा मुझे ये बताओ कोई और किसमें आएगा, वृत्तामुखी में आएगा कि अवृत्तामुखी में आएगा, हमने बोल दो बीच वाले इसमें कुछ है क्या, दो ही प्रकार के तो दे, या इधर लिखना है इधर लिखना है, और बीच में लिखना है, बीच में से है ही नहीं, इसमें बीच में तीन प्रकार थोड़ा ना, दो ही प्रकार है। ठीक है, बस अब अगर बेटा होगा क्या, इधर होंगे तो मैं इधर को लिखूंगा, इसकी इधर को, इधर होंगे तो इधर को लिखूंगा इसको। बात सब पसंद आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। किस में होता है आपका, अवृत्तामुखी में होता है, तो बेटा जिसको मैं अभी तक यहां लिख रहा था मध्य में, मतलब यहां लिख रहा था, उसे बेटा मैं कहां लिखूंगा, यहां लिखूंगा मैं, ठीक है ना, अवृत्तामुखी में मैं यहां लिखूंगा। है क्या बोल रहे हैं, होठ गोल हो रहा है, अभी किसी यहां ले जाऊंगा बेटा बगल वाले हॉस्पिटल में, जिसका ओ बोलने में होठ गोल हो रहा है, बॉम्बे हॉस्पिटल लेके जाऊंगा उस करीब में, कहां होठ गोल हो रहा है। ठीक है, देखो और बेटा कहां लिखा जाएगा आपका, यहां लिखा जाएगा। बात इतनी सबको समझ में आ गई नहीं आ गई है, ठीक है। कहां पे आपका और किसमें आता है, आपका अवृत्तामुखी में। अब कौन सा बच गया है, आ, बताओ आ किसमें आता है, आ किसमें आता है, वृत्तामुखी में आता है क्या, आ किसमें आता है, वृत्तामुखी अवृत्तामुखी, बता दो बेटा, अवृत्तामुखी में आता है। एक बात आप ये समझ लो, देखो एक बात समझ लो, घोड़ गोल बेटा उसी में होगा जिसमें ओ आएगा, तो ओ आएगा, ओ भाई देखो यहां पे आपका ओ है, ये बेटा आपका ओ है, ये आपको ये भी ओ है, क्योंकि ये आ और ओ के बीच का है,
इसलिए आपका वृत्तामुखी है। हाँ आ रहा, ठीक है बेटा, इसीलिए क्या है आपका ये, इसमें क्या है ये आपका ये अवृत्तामुखी है। लेकिन आप मुझे बताओ आ कैसे आपका वृत्तामुखी हो जाएगा? भाई ये तो आपका ओ प्लस ओ है ना, ओ प्लस ओ है आपका आ, तो कहां से बेटा आपका वृत्तामुखी हो जाएगा? इसमें ओ है क्या कहीं पे? जब ओ है ही नहीं तो बेटा कहां से हो जाएगा? अब आपका ये ओ है तो इसमें ओ है क्या कहीं पे? जब ओ है ही नहीं तो वृत्तामुखी कैसे हो जाएगा? ये वृत्तामुखी बेटा आपका ऊ के साथ नहीं बनेगा। इतनी बात सब पसंद आ रही की नहीं आ रही है? हर सी बात पल्ले पड़ रही है, बहुत अच्छी बात दिखी है। तो सर ओ आ कहां पे आएगा? फिर आप अवृत्तामुखी में कहां लिखूंगा मैं उसको? इधर। बात सब पसंद आ रही है, ठीक है। बट देखो लेकिन यहां कौन बनी, यहां लिखूंगा उसको, ठीक है, यहां लिखूंगा, मतलब मेरा कुछ ये ऐसा डायग्राम बन गया मेरा। ये डायग्राम को दिमाग में छाप लेना बस, ठीक है, कभी गलत नहीं होगा। इतनी बात समझ आ रही है? अब वृत्तामुखी बेटा अवृत्तामुखी में 3 शब्द आपको याद रखने होते हैं एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, जो एग्जाम आते हैं, ओ आ और ये आपका ये वाला। बाकी सब आपके ये एग्जाम में गलत नहीं होंगे, ये 3 बेटा आपके गलत जाएंगे, एग्जाम में आएंगे नहीं। बात सब पसंद आ रही है, ठीक है। तो बेटा आपकी ये मैं आपको वर्ण पे हमने बात करी है, स्वरों के डिवीजन हम पढ़ रहे हैं। कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। पहला कौन सा था आपका? पहला कौन सा था आपका? मुंह के अंदर जीभ। दूसरा बेटा क्या था आपका? ओष्ठ। और बेटा तीसरा कौन सा था आपका? तीसरा मुखाकृति, ठीक है। तो बेटा हमने 2 पढ़ लिए हैं, तीसरा हम कल पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे कल। ओके, थैंक यू।